हेलो मेरे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। तो आज 40 मिनट सीरीज में हम करने जा रहे हैं हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन। भाई एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा, इवन एनसीईआरटी से ज्यादा करवा दूंगा ताकि कॉम्पिटेंसी लेवल पेपर में आप धूम मचा के आ सको। चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन। अब हम हेलो अल्केन को समझते हैं, फिर हेलो अरेन को समझेंगे। पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे और धीरे धीरे लेक्चर को एडवांस लेवल तक जाएंगे सिर्फ 40 मिनट के अंदर। हेलो अल्केन की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो क्लियरली आपको एक चीज दिख रहा होगा, हेलो अल्केन। हेलो अल्केन, इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है हेलोजन हग्स एन अल्केन बडी। हेलोजन हग्स एन अल्केन बडी। सर समझ नहीं आया? अरे इसका बहुत सिंपल मतलब है, जो हेलोजन होता है वो हेलोजन अल्केन को ऐसे हग कर लेता है। हेलोजन अल्केन को हग कर लेता है। सर ठीक से समझाओ, मुझे फील नहीं आ रहा। तो मैं क्या तुम्हें हग करूं तो तुम्हें फील आएगा? अभी समझा रहा हूं। देखो यहां पर क्या है, ये हमारा एक अल्केन है, ये मेरा अल्केन है। अगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा तो ये मेरा अल्केन है CH3 और यहां पर देखो, यहां पर 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन को हम गायब कर देंगे। जब हम एक हाइड्रोजन को गायब कर देंगे तो यहां बचेगा CH2। तो एक हाइड्रोजन को हटा के हमने यहां पर क्लोरीन लगा दिया, यानी इस अल्केन को हेलोजन ने, इसको हेलोजन बोलते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हेलोजन होता है। तो इस हेलोजन ने इसको हग कर लिया। यानी सर आप ये कहना चाहते हो हेलो अल्केन का मतलब है, हेलो अल्केन, देखो नाम से पता लग रहा है हेलो अल्केन। हेलो अल्केन का मतलब है कि हेलोजन हग्स एंड अल्केन बडी, अल्केन को हग कर लेगा। सर यहां पर ये लिखा है CsP3। सर CsP3 का क्या मतलब होता है? प्यारे बच्चों यहां पर आपको एक बात बहुत क्लियरली और बहुत दिल से समझना है कि यहां पर जो कार्बन होता है ना, कार्बन, ये जो कार्बन है, ये जो क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन sp3 होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। आप बोलोगे सर हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता, तो बस जितना बताया हूं उतना ही काम कहा और इतना ही एनसीईआरटी में लिखा है। आपको हाइब्रिडाइजेशन में जाने की जरूरत नहीं है। याद रखो कार्बन का sp3 होता है। ओके जी। सर हेलो अल्केन समझ में आ गया। सर हेलो अरेन किसे बोलेंगे? तो हेलो अरेन का बहुत सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। हेलो मतलब हेलोजन, हेलो मतलब हेलोजन। अरीन का मतलब यहां पर प्यारे बच्चों बेंजीन का रिंग है। अरीन का मतलब बेंजीन का रिंग, अरीन बेंजीन का रिंग, अरीन बेंजीन का रिंग। तो हेलोजन चिल्स ऑन अ बेंजीन रिंग। हेलोजन जो हेलोजन चिल करेगा, चिल मतलब मजे करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर बैठ के मजे करेगा। सर क्या कहना चाहते हो? फील दिला दो। ये हमारा बेंजीन का रिंग है, इसको बेंजीन रिंग कहते हैं, और बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन बैठा हुआ है, क्लोरीन बैठा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हेलो अरेन। ठीक है जी। यानी जब अल्केन को क्लोरीन हग करे तो हेलो अल्केन, जब अरेन यानी रिंग को, बेंजीन रिंग को, अरेन्स को, इसको अरेन बोलेंगे। अरेन के ऊपर हेलोजन बैठ जाए, हेलोजन का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बैठ जाए, तो उसको हेलो अरेन बोलेंगे। फटाफट इसको नोट्स लिख लो, और मैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन फटाफट इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर बच्चों, यहां तक हमने समझ लिया कि सर हेलो अरेन हम समझ गए। अब यहां पर एक और बात, यहां का जो कार्बन है वो sp2 होता है। सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो हमारा हेलो अरेन है, इसमें ये जो कार्बन होता है, क्लोरीन वाला कार्बन, जैसे ये क्लोरीन है और क्लोरीन से जुड़ा हुआ कार्बन, ये वाला कार्बन हमारा sp2 होता है, sp2। ये आपको याद रखना है। अब एक बहुत तगड़ी प्लानिंग कर रहा हूं आपके लिए, और इस प्लानिंग में आप ही मेरा साथ दे सकते हो। इसके बाद अभी प्री बोर्ड और बोर्ड्स के एग्जाम होंगे, तो मेरे को ना पेपर्स इकट्ठा करना है, पेपर्स, ताकि मैं उन पेपर्स से क्वेश्चन निकाल के आपको कराना स्टार्ट करूं। तो इसके लिए मुझे आपके स्कूल का नाम चाहिए कमेंट में। सर मेरा नाम ये है, मेरे स्कूल का नाम ये है, और आप प्लीज मेरे स्कूल का क्वेश्चन पेपर उठाओ, ताकि मेरे प्री बोर्ड में और मेरे बोर्ड्स में मुझे हेल्प मिले। तो प्लीज अपने स्कूल का नाम जरूर बताएं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। मैं आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, फ्री सीरीज, जिसमें आपको खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगा। बस मुझे आपके स्कूल का नाम पता लग जाए ना, तो मुझे पेपर इकट्ठा करने में इजी होगा। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज स्कूल का नाम, अपना नाम दो। प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अच्छा, इस चैप्टर में मैंने क्या चीज है जो नहीं बताया, जैसे कि एक क्लोरीन हो तो उसको बोलते हैं मोनो, 2 क्लोरीन हो तो उसको बोलते हैं डाई, 3 क्लोरीन हो तो उसको बोलते हैं ट्राई। तो मैंने बहुत बच्चों वाली बात नहीं बताया जो एग्जाम में नहीं आता है। दोबारा बोल रहा हूं, इस सीरीज में सिर्फ वो बातें की जाएगी जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए, और जो एनसीईआरटी का एक एक लाइन है, एनसीईआरटी का एक एक चप्पा है। मैं फालतू चीजें नहीं करवाऊंगा जो छोटी मोटी बात होती है। देखो भाई, समझा करो बात को। अब अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। सर ये C और X क्या है? देखिए X का मतलब यहां पर है हेलोजन। सर X की बात मत करो सर मुझे रोना आ रहा है सर, उसने दिल पे चलाई छुरिया। सर X की बात मत करो भैया, वो वाला X नहीं है ये। इस X का मतलब है हेलोजन्स। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं, CX का मतलब क्या है। जैसे मैंने कहा देखो, ये CH3 है और यहाँ क्लोरीन है, तो CH3 के साथ यहाँ पर CH3 क्लोरीन, तो इसको बोलेंगे देखो ये कार्बन है और ये क्लोरीन मतलब X, इसको बोलेंगे CX, इसी को CX बोल रहे हैं। तो यहाँ पर CX का मतलब क्या है? CX का मतलब है कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड। तो X का मतलब यहाँ पर हेलोजन है। हेलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, इनको हम हेलोजन कहते हैं। तो CX बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? कार्बन क्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन, ये भी CX बॉन्ड है। X का मतलब क्या होता है? X का मतलब हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो CX, तो C मान लो ब्रोमीन, तो CBr भी हो गया, CX बॉन्ड। आई होप समझ गए होंगे। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड, CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है? तो देखिए यहाँ पर मैंने क्लियरली बताया बढ़िया से। पहले हम इसको समझते हैं अल्केन। अगर कोई अल्केन है मेरे मित्रों, मैं कहता हूं ये मेरा अल्केन है, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई अल्केन है, जैसे ये अल्केन है, अल्केन, ठीक है ना, तो अल्केन के साथ बॉन्ड है, इसको अल्केन बोलते हैं, अल्केन के साथ बॉन्ड। तो जो अल्केन के साथ बॉन्ड होता है ना प्यारे बच्चों, अल्केन के साथ बॉन्ड होता है लॉन्गर, ये बॉन्ड लंबा होता है बेटा, इस बॉन्ड का लेंथ लंबा होता है। और मोर पोलर का मतलब क्या है? चार्ज सेपरेशन। मोर पोलर का मतलब क्या है कि यहाँ पर चार्ज की बात करें तो ये जो चार्ज होगा यहाँ पर नेगेटिव होता है। मैं सिंपल भाषा में लिख रहा हूँ,
यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इस क्लोरीन पर नेगेटिव होता है, कार्बन पे पॉजिटिव, तो चार्ज सेपरेशन ज्यादा है। मोर पोलर का मतलब होता है, देखो मोर पोलर का मतलब है चार्ज सेपरेशन ज्यादा होना, मोर चार्ज सेपरेशन, ऐसे पढ़ो, मोर चार्ज का सेपरेशन, यानी नेगेटिव पॉजिटिव का सेपरेशन ज्यादा है, नेगेटिव पॉजिटिव में सेपरेशन ज्यादा है, तो मोर पोलर का ये मतलब है। अब यहाँ बात करते हैं अरीन बॉन्ड। अरीन का मतलब बेंजीन रिंग वाला, तो ये जो अरीन बॉन्ड है, देखो इसको बोलते हैं अरीन बॉन्ड। तो ये बॉन्ड टाइट होता है, टाइट मतलब मजबूत, ये बॉन्ड मजबूत होता है। टाइट का मतलब यहाँ पर बेटा मजबूत, मजबूत, यहाँ पर टाइटर का मतलब है मजबूत, हार्ड होता है, हार्ड टू ब्रेक, हार्ड टू ब्रेक, हार्ड टू ब्रेक, ये बॉन्ड मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग। टाइटर का मतलब यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग। तो ये जो ये वाला बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्मॉलर छोटा भी होता है यार, इसका छोटा है। तो ध्यान रखना, ये जो हमारे ये वाला जो बॉन्ड है हमारा, ये वाला स्ट्रॉन्ग होता है, स्मॉल होता है और लेस पोलर। लेस पोलर का मतलब होता है चार्ज सेपरेशन कम है। देखो पोलर का मतलब क्या है, चार्ज सेपरेशन, तो यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन, जैसे नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो ये क्लोरीन नेगेटिव और ये वाला कार्बन मान लो पॉजिटिव है, तो इसका चार्ज सेपरेशन लेस होगा, लेस पोलर। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक छोटी सी बात को समझना, छोटी सी बात को क्या समझना कि सर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों बन जाता है, सर बता दो ना सर प्लीज, सर प्लीज प्लीज बता दो सर, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। मैंने बोला ना अरीन बॉन्ड टाइटर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग। रीजन क्या है, देखो ऊपर से ना इलेक्ट्रॉन, जो ऊपर क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आ जाता है, और नीचे आके इसको बोलते हैं रेजोनेंस, इस फिनोमिना को हम रेजोनेंस बोलते हैं, रेजोनेंस। तो जब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं, और रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए, और इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन है जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। देखो तो यहाँ पर होता है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। प्यारे बच्चों यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बन जाता है, और डबल बॉन्ड आपको पता है छोटा भी होगा, टाइटर भी होगा। तो ये तो बड़ा इजी कर दिया मैंने। अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो प्लीज इस टॉपिक का नाम, अपना नाम कमेंट कर दो। नहीं करोगे अगली वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि जब बच्चे कमेंट नहीं करेंगे, बच्चे इसको लाइक नहीं करेंगे, हाइप नहीं करेंगे, तो मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैंने पंखा ऑफ कर रखा है। पंखा क्यों ऑफ कर रखा है, क्योंकि आवाज खराब हो जाएगी, समझ रहे हो। तो प्लीज समझो ना, इतनी मेहनत का फल आपको देना पड़ेगा। लाइक कमेंट फ्री में, लाइक कमेंट और हाइप जरूर करना प्लीज। सो प्यारे बच्चों, जो मैं आपको बता रहा था वो ये लिख दिया है मैंने कि देखिए रेजोनेंस की वजह से क्या होता है। अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड आता है, जो कि मैं आपको पीछे पढ़ा रहा था। ये डबल बॉन्ड, इसका नाम पार्शियल क्यों पड़ा, क्योंकि ये पहले नहीं था, अभी आया है, जस्ट अभी आया है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। कि पहले नहीं था, इलेक्ट्रॉन की वजह से आया, पैदाइशी नहीं था, पैदाइशी नहीं था, पैदाइशी नहीं था, एकदम से आ गया, अचानक से आ गया। तो इसको बोलते हैं कि भैया रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से शॉर्टर, छोटा हो जाएगा, और लेस पोलर हो जाएगा, एंड मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये सब बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे इन्हीं के ऊपर मैं तगड़े तगड़े क्वेश्चन बताने वाला हूं, तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। फटाफट नोट कर लो। हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब आ गए हम इंपॉर्टेंट चीज पे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। हमें हेलो अल्केन प्रिपेयर करना है। सर हेलो अल्केन मतलब CH3 CH2 Cl, और सिंपल भाषा में बोले तो इसको हम ना प्यार से ना शॉर्टकट में आर लिखते हैं, आर, इसको आर लिखते हैं। तो हमें RCl बनाना है, हमें हेलो अल्केन RCl बनाना है। जैसे मैंने कहा देखो CH3 Cl है, तो इसको भी हम R बोल देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा RCl। तो हमें प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन करना है फ्रॉम अल्कोहल। सर 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 अल्कोहल का क्या मतलब है, अल्कोहल का मतलब जैसे CH3OH, ये अल्कोहल है, CH3 CH2OH, OH 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 को हम अल्कोहल बोलते हैं। और सिंपल शॉर्टकट में लिखे तो ये जो कार्बन है उसको हम R बोल सकते हैं, R, तो ROH। तो सर अल्कोहल का मतलब ROH होगा क्या, हाँ अल्कोहल का मतलब ROH। तो हमें करना क्या है, हमें ROH अल्कोहल की हेल्प से हमें ये बनाना है, यानी हमें अल्कोहल, देखो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से हमें हेलो अल्केन बनाना है। तो सर कैसे बनाएंगे सर, अब देखो यहाँ पर तो भैया मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता, यहाँ तो रिएक्शन है, और रिएक्शन को थोड़ा याद ही करना पड़ता है। तो रिएक्शन पहला क्या है, देखो पहला बहुत सिंपल है, बड़ा आसान है, आपको मजा भी आएगा देखने में। पहला रिएक्शन ये है कि हमारा अल्कोहल में HCl डालेंगे और ZnCl2 के साथ। अच्छा एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, एक्स्ट्रा नॉलेज जेब में डालो अपने, एक्स्ट्रा नॉलेज। ये जो HCl और ZnCl2 को ना हम प्यार से लूकस रिएजेंट कहते हैं, लूकस रिएजेंट, ठीक है, लूकस रिएजेंट, ठीक है, लूकस रिएजेंट। यानी कि सर अल्कोहल में, सर आप कह रहे हो अल्कोहल में HCl ZnCl2 डालेंगे तो क्या होगा सर, तो कुछ भी नहीं होना प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं होना। यहाँ पर ध्यान से देखो, दर्द नहीं होगा, आराम से देखो। ये जो OH है, ये OH हट जाएगा और यहाँ पर Cl लग जाएगा। तो देखो ये Cl जाके यहाँ पे लग गया, तो OH हट गया, Cl लग गया, OH हट गया, Cl लग गया, तो Cl लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, RCl बन गया। और RCl को हम हेलो अल्केन बोलते हैं। तो हमने अल्कोहल से हेलो अल्केन प्राप्त कर लिया, और ये साइड प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं साइड प्रोडक्ट, ये साथ में बनता है। तो इसकी बातें आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अच्छा फिर अगला क्या है सर अल्कोहल में मैंने NaBr डाला, तो सर क्या होगा, सर मैंने Br डाल दिया, सर मैंने डाल दिया, Br डाल दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ROH है, ये Br यहाँ लग जाएगा, तो बन जाएगा RBr, देखो RBr बन गया। तो जब आप ROH में NaBr डालोगे H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपको RBr मिलेगा। तो हमें किससे मतलब है, हमें इसी से मतलब है, हमें ये प्रिपेयर करना है। बाकी सर ये क्या है, बाकी ये साइड प्रोडक्ट है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। सर अगला क्या है सर यहाँ पर अल्कोहल है, उसमें PX3 डाला, सर हमने PX3 डाला, तो सर क्या होगा, ये X यहाँ जाके लग जाएगा, तो बन जाएगा RX। और ये सब क्या है सर, ये तो साइड प्रोडक्ट है सर, साइड प्रोडक्ट। सर ये अल्कोहल है, सर हमने इसमें PCl5 डाला, तो क्या होगा सर, यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा, RCl बन जाएगा, RCl। क्या बात है सर, क्या बात है सर मजा आ गया सर, क्या बात है। तो यहाँ से Cl लग गया। सर अगली बात, सर ये वाला इंपॉर्टेंट है सर, और सर ये वाला इंपॉर्टेंट है सर, और सर ये वाला इंपॉर्टेंट है सर तीन ही इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, बाकी तो आपको ये सिंपल है, तो अपने आप याद हो गया कि PX3 डालेंगे तो X लग जाएगा, PCl5 डालेंगे तो Cl लग जाएगा, तो बड़ा आसान है। देखो ये ROH में रेड फोस्फोरस X2, रेड फोस्फोरस X2, जहां X2 का मतलब है Br2 या फिर I2। तो जब हम अल्कोहल में रेड फोस्फोरस X2 डालेंगे, X2 का मतलब है Br2 या फिर I2। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, मान लो अल्कोहल है, मैं यहां करके दिखाता हूं, मान लो अल्कोहल है हमारा ROH, और हमने डाल दिया
रेड फोस्फोरस Br2, क्योंकि X2 का मतलब क्या है Br2, तो यहाँ पर जाके ब्रोमीन लग जाएगा, ये बन जाएगा RBr। तो आई होप आप समझ गए कि अगर हम X2 डालेंगे मतलब Br2 या I2 डालेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा। सर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर? ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है ना सर? मेरी तो सर लुपलुपा गई थी सर कि ऑडियो रिकॉर्ड हो रही कि नहीं हो रही। देखो ये है ROH, इसमें डालते हैं SOCl2, और प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या याद रखना है कि SOCl2 को बोला जाता है थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड, ठीक है ना, थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड। तो जो SOCl2 है जब हम यहाँ पे डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के चैप्टर में यूज करूंगा, तो ये क्या होगा, ये जो Cl है यहाँ लग जाएगा OH की जगह पर, तो ROH की जगह पर RCl। तो यहाँ पर जो Cl है ना, Cl प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये जो Cl है, Cl, ये जो Cl है यहाँ जाके लग जाता है, और साथ में यहाँ पर SO2 और HCl निकलता है, लेकिन SO2 उड़ जाता है और HCl भी उड़ जाता है। इनको बोलते हैं स्केपेबल गैस, स्केपेबल गैस, स्केपेबल गैस, ठीक है, स्केपेबल गैस। स्केपेबल गैस का क्या मतलब है? स्केपेबल गैस का मतलब होता है कि अपने आप उड़ जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा RCl, यानी यहाँ पर फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम अल्कोहल में थायोनील क्लोराइड डालते हैं तो हमें मिलता है प्योर, ये हमें प्योर मिलता है, प्योर। क्यों? क्योंकि जो बगल में बचे हुए SO2 और HCl, इसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, उड़ जाते हैं। स्केपेबल गैस अपने आप स्केप कर जाएंगे। इसका डेफिनेशन आपको लिखना कि व्हेन वी यूज थायोनील क्लोराइड, थोड़ा अलग अलग करके डेफिनेशन लिखना अपने हिसाब से, क्रिएटिव दिमाग लगा के। व्हेन वी यूज थायोनील क्लोराइड we get pure haloalkane, we get pure haloalkane because SO2 HCl is escapable gas, वो escape कराऊं। So प्यारे बच्चों, अल्कोहल से हमने बनाया हेलोअल्केन। क्या बात है सर, मजा आ गया सर अल्कोहल से। अब सर अब किससे बनाना है सर? अब बनाना है फ्रॉम अल्केन, है ना, अल्कोहल से बना लिया, अब फ्रॉम अल्केन हम बनाएंगे। फ्रॉम अल्केन से, जैसे ये अल्केन है बेटा, सिर्फ CH4, इसको अल्केन बोलते हैं, तो हमें अल्केन से हेलोअल्केन तक जाना है। ये हेलोअल्केन, CH3 का मतलब हेलोअल्केन, तो हमें अल्केन से, इस अल्केन से हेलोअल्केन तक जाना है, और टॉपिक का नाम रहेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसका नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो कैसे होगा प्यारे बच्चों? देखो, तो जब हम CH4 में ना Cl2 डालेंगे, और ये है H इंटू, ये पता क्या होता है बेटा? ये सनलाइट की एनर्जी, ये एनर्जी होता है बेटा। इसका रियल मतलब होता है H इंटू में फ्रीक्वेंसी। ये आपने पढ़ा होगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, 11th क्लास की बातें भूल जाओ। इसका मतलब एनर्जी होता है बेसिकली, एनर्जी इज इक्वल टू H, H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, F मतलब फ्रीक्वेंसी। अच्छा, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू तो नहीं भूल गए? एक बार लिख के दिखाओ कि सर मेरा नाम ये है, मुझे याद है ये है इसकी वैल्यू। देखते हैं भाई, देखते हैं कुछ। तो CH4 में Cl2 डालेंगे, और H म्यू, जहां पर म्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं H म्यू, जहां F का मतलब है फ्रीक्वेंसी प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी। लेकिन आपको इससे क्या, ये तो फिजिक्स और उसका टॉपिक है, इससे क्या मतलब आपको सिर्फ इतना समझना है कि Cl2 और एनर्जी, Cl2 और एनर्जी डालते हैं ना, एनर्जी, एनर्जी किसकी होती है? सनलाइट की, सनलाइट की, सनलाइट की एनर्जी। तो जब Cl2 और सनलाइट डालेंगे तो क्या होगा? यहां से एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, तो एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा तो बचेगा CH3Cl, CH3Cl, CH3Cl। ऐसा समझ लो कि हमने CH4 को ऐसे लिख दिया, CH3H, और Cl2 को ऐसे लिख दिया, Cl2, समझना, हमने CH4 को खोल के लिख दिया CH3 एंड H, और Cl2 को ऐसे लिख दिया, और HCl का आपस में ब्याह करा दिया, ब्याह। तो क्या बचा हमारे हाथ में? क्या बचा हमारे हाथ में? बचा एक CH3 और एक Cl, तो हमारा बन गया CH3Cl। तो ये हमारा CH3Cl बन गया, और हमारा H और Cl, ये रहा HCl बाहर निकल जाएगा, HCl बेटा, ये HCl था, ठीक है, ये HCl। तो HCl निकल जाएगा, H और Cl निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर CH4 को ऐसे लिखा हमने, CH3H, Cl2 को खोल के लिख दिया, 2 Cl, H और Cl निकाल दिया, तो क्या बन गया? CH3Cl, CH3Cl, CH3Cl। खेल खत्म, हमारा कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये हमने क्या बना लिया? हमने अल्केन से हेलो अल्केन बना लिया। फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर बच्चों, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अब हम करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम प्रिपेयर करेंगे, लेकिन मार्कोनी को रूल और एंटी मार्कोनी को रूल, और हम लेंगे इस बार अल्कीन। ये हमारा अल्कीन है, अगर आपको दिख रहा है अल्कीन। अल्कीन की पहचान क्या होती है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो हमारे काम का सिर्फ ये होता है, डबल बॉन्ड हमारे काम का होता है, बस डबल बॉन्ड। तो हमारा डबल बॉन्ड है, और उससे हमें निकालना है हेलो अल्केन। हेलो अल्केन का मतलब यहाँ पर होगा सिंगल बॉन्ड, तो हमें सिंगल बॉन्ड बनाना है, ठीक है। डबल बॉन्ड से हमें सिंगल बॉन्ड वाला, और इस ब्रोमीन को लगाना है, ब्रोमीन को, जैसे यहाँ पर HBr लिखा है ना, तो इस ब्रोमीन को लगाना है। तो कैसे लगाते हैं? तो मार्कोनी को रूल क्या कहता है? मार्कोनी को रूल को समझो, कहते हैं कि देखो ये डबल बॉन्ड है, तो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा? कम हाइड्रोजन पर, कम हाइड्रोजन पर ब्रोमीन जाएगा। तो देखो यहाँ पर इस कार्बन पर है एक हाइड्रोजन, और इस कार्बन पर है 2 हाइड्रोजन, तो हमारा ब्रोमीन कम हाइड्रोजन पे जाएगा, और बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा सिंगल। तो आंसर क्या आएगा? देखो CH3 की जगह पर CH3 आएगा, इस CH के बगल में हमारा ब्रोमीन जाएगा, ब्रोमीन कम हाइड्रोजन पे जाएगा। डबल बॉन्ड के अंदर, डबल बॉन्ड के अंदर कम हाइड्रोजन इसके पास है, तो हमारा ब्रोमीन यहाँ जाएगा। देखो CH3 CHBr, CH के बगल में Br आ जाएगा, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल। डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल। तो डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड हो गया हमारा सिंगल। और सिंगल बॉन्ड में हमेशा CH3 होता है, ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड में कोने में CH3 होगा। ऐसा मान लो कि यहाँ पर 2 चीजें, एक H और एक Br है, तो अगर Br इसके पास गया है तो हमारा H इसके पास जाएगा, क्योंकि इसके पास ऑप्शन नहीं है ना। डबल बॉन्ड में 2 कार्बन है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, तो मार्कोनिकोव रूल्स कहता है कि ब्रोमीन जाएगा कम हाइड्रोजन पे। अगर ब्रोमीन जाएगा कम हाइड्रोजन पे तो H जाएगा इसके पास, तो ये CH3 बन जाएगा, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। तो ये मार्कोनिको रूल था प्यारे बच्चों। अब हम करेंगे एंटी मार्कोनिको रूल। तो सर ये एंटी मार्कोनिको रूल क्या है, एक बार समझा दो। तो देखो, जैसे ये हमारा अल्कीन है, सेम ये हमारा अल्कीन है, और हमें डबल बॉन्ड से काम है बस। अब एंटी मार्कोनिको का मतलब है उल्टा, जैसे पहले था कम हाइड्रोजन पर, अब जो ब्रोमीन है ज्यादा हाइड्रोजन पर जाएगा, ज्यादा हाइड्रोजन पर। तो इस डबल बॉन्ड में ज्यादा हाइड्रोजन इसके पास है, CH2 के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ ब्रोमीन जाएगा, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? फिर बगल वाले पे जाएगा। उसका उल्टा, जैसे ब्रोमीन यहाँ गया, ब्रोमीन यहाँ गया तो हाइड्रोजन यहाँ गया, सेम यहाँ पर उल्टा, कि ब्रोमीन जाएगा ज्यादा हाइड्रोजन पर, ये ज्यादा हाइड्रोजन पे, तो H यहाँ चला जाएगा, तो बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा CH2Br, CH3 CH2 CH2Br। किस-किस को ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया? 11th क्लास में बड़ा टफ था ना, मैंने आसान कर दिया ना। किस-किस को समझ में आ गया? अपना नाम और इन टॉपिक्स का नाम बताएगा। मैं देखना चाहता हूं कौन-कौन इंटेलिजेंट बच्चा है, मैं देखना चाहता हूं कौन-कौन अपने माँ-बाप का नाम रोशन करेगा फ्यूचर में। मुझे नाम कमेंट करो, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिल जान दे दूं। सो मेरे प्यारे बच्चों, अल्कीन से एक और टॉपिक, अगर हमारे पास कोई अल्कीन है
और उसमें हमने Br2CCl4 डाल दिया तो क्या होगा? तो जब एक अल्कीन में हम Br2CCl4 डालेंगे तो पहले तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, तो डबल बॉन्ड सिंगल मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो पहली बात आपका डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, और दो ब्रोमीन है ना, तो एक ब्रोमीन यहां जाएगा और एक ब्रोमीन यहां जाएगा, यानी एक ब्रोमीन यहां जाएगा और एक ब्रोमीन यहां जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो इसको बोला जाता है विक डाइहलाइड। तो याद रखना इसका नाम है विक डाइहलाइड, इसको विक डाइहलाइड बोलते हैं, बस नाम आपको याद रखना है। फटाफट इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, प्रिपरेशन हमने बहुत सारी की है, अब हमें पढ़ना है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। सर ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड क्या होता है? देखिए नाम से पता लग रहा है कि यहां पर हेलोजन एक्सचेंज होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिएक्शन हमारा होता है स्वॉर्ज रिएक्शन। अब इस स्वॉर्ज रिएक्शन में क्या होता है समझते हैं। देखिए ये हमारे पास है अल्काइल हलाइड, ये हमारा अल्काइल हलाइड है, लेकिन यहां पर ब्रोमीन लगा है, ब्रोमीन, तो इसमें डालूंगा मैं AgF। तो AgF से क्या होगा, यहां पर ब्रोमीन की जगह पर लग जाएगा फ्लोरीन, ब्रोमीन की जगह पर लग जाएगा फ्लोरीन। तो देखो पहले CH3Br था, अब हो गया CH3F, और होगा क्या, ये जो Ag है, Ag इस Br के साथ संबंध बना लेगा, तो AgBr निकल जाएगा और फ्लोरीन यहां पर लग जाएगा, तो AgBr निकल जाएगा और यहां पर फ्लोरीन लग जाएगा। तो यहां पर हुआ क्या है, देखो पहले था ब्रोमीन, यहां पर CH3 के साथ ब्रोमीन था, अब CH3 के साथ फ्लोरीन है, तो हमारा हेलोजन एक्सचेंज हो गया। अब इसको तो हमें क्या मिल रहा है, अल्काइल हलाइड, ये हमारा अल्काइल हलाइड है कोई, अल्काइल हलाइड से हमें फ्लोरीन मिलेगा, फ्लोरोअल्केन मिलेगा, तो ये जो भी अल्काइल हलाइड है इसे हमें मिलेगा फ्लोरोअल्केन। अब जो स्वाज रिएक्शन है इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो इस SWA उठा लो, और SWA की जगह पर आप लिख सकते हो SWA है ना, SWA, इसको स्वैग लिख दो, स्वैग रिएक्शन, ये हमारा स्वैग रिएक्शन है। और स्वैग में क्या होगा, स्वैग जिस आदमी के पास स्वैग है उसके पास होगा आग फायर। तो अगर ये स्वैग है तो यहां पर लगा दिया हमने आग फायर, तो स्वैग रिएक्शन में हम आग फायर लगाते हैं, AgF, हम आग फायर लगाते हैं, तो स्वैग रिएक्शन में फ्लोरीन मिलता है, आग फायर, स्वैग रिएक्शन में फ्लोरीन मिलता है, AgF, आग फायर, AgF डालते तो फ्लोरीन मिलता है। फटाफट नोट कर लो, ट्रिक कैसा लगा कमेंट कर देना फटाफट। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगला है फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब फिंकलस्टीन को ना यहां पर देखो Ni लिखा हुआ है, Ni, इसको ऐसे पढ़ना Ni कि सर फिंकलस्टीन, फिंकल में आता है Ni, मतलब Na, ट्रिक बन गया Ni। तो फिंकलस्टीन में क्या होता है, जैसे हमारे पास अल्काइल क्लोराइड है कोई, यहां पर ब्रोमीन भी हो सकता है CH3Br, या अल्काइल ब्रोमीन है, इसमें डालेंगे हम Na। देखो फिंकलस्टीन का ट्रिक बताया, फिंकलस्टीन, फिंकल में Ni आता है, इसको Na पढ़ लो, तो इसमें डालते हैं हम Na एसीटोन के साथ, ठीक है। तो CH3Cl है या CH3Br है, इसमें हम डालेंगे Na, और जैसे हम Na डालेंगे क्या होगा, हमारा क्लोरीन की जगह पर आयोडीन लग जाएगा। मतलब होता क्या है मैं आपको बताऊं, ये जो सोडियम है और ये जो क्लोरीन है आपस में संबंध बनाएंगे, तो NaCl निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा और आयोडीन यहां घुस जाएगा, तो CH3I और NaCl निकल गया। जैसे एग्जांपल देता हूं, CH3Br और डाल दिया हमने Na, तो ये Br और ये सोडियम निकल जाएंगे, तो NaBr निकल जाएगा, NaBr निकल जाएगा, और बच गया बेचारा आयोडीन, तो आयोडीन इसमें घुस जाएगा, तो CH3 आयोडीन। तो आई होप आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन का ट्रिक भी समझ में आया हो, और यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है मित्रों, फटाफट नोट करो। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला टॉपिक है हमारे पास, अगला नेमिंग रिएक्शन है। ये नेम है, नेम बेटा, नेम मतलब हंस डीकर रिएक्शन। अब इस नाम से आप फील कर सकते हो, हंस डीकर, डीकर सर हंस डीकर रिएक्शन, हंस डीकर रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हंस डीकर रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हम लेते हैं, ये सिल्वर है, सिल्वर, और ये एसिड है, आपको पता होगा, तो हम लेते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड है, और सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड में हम डालते हैं Br2। क्या डालते हैं बेटा, Br2। तो जब सिल्वर सॉल्ट एसिड में Br2 डालते हैं, और Br2 पता है किसकी प्रेजेंस में डाला जाता है, Br2 बता रहा हूं सुन लो, CCl4 की प्रेजेंस में डालते हैं, याद रखना। तो सर आप कह रहे हो हंस डीकर रिएक्शन में सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड लेंगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, Br2 डाल देंगे Cl4 के प्रेजेंस में, तो सर क्या होगा, ट्रिक बता दो सर यहां भी मुझे ट्रिक चाहिए सर प्लीज सर दे दो ना सर प्लीज सर ट्रिक दे दो सर। तो ट्रिक देखो, सबसे आसान काम बता रहा हूं, पहले यहां से CO2 निकाल देना, अगर दिख रहा है तो CO2 निकाल देना, CO2, ठीक है सर, CO2 निकाल दूंगा, और एक Ag और एक Br, एक Ag और एक Br निकाल देना। तो सर तो सर यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर एक CH3 बचा, और आपने कहा एक Br भी निकाल दिया, तो यहाँ पर सिर्फ एक Br बचा, क्योंकि CO2 निकाल दिया, एक Ag और एक Br निकाल दिया, तो दो Br में से एक Br बचा, तो हमें CH3Br मिलेगा। क्या मिलेगा, CH3Br। तो यहाँ पर हमें CH3Br मिलेगा, क्या मिलेगा, CH3Br, यानी Br डालेंगे तो CO2 उड़ जाएगा, CO2 निकल गया, AgBr निकल गया और CH3Br मिला। क्या आपको हंस डीकर रिएक्शन समझ में आ गया? फटाफट कमेंट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन। सर हेलोअरीन मैं तो भूल गया, अरे हेलोअरीन का मतलब है बेंजीन के ऊपर कोई भी हेलोजन, चाहे क्लोरीन चाहे ब्रोमीन, तो हमें ये बनाना है हेलोअरीन। तो सबसे आसान तरीका होता है बेंजीन से, फ्रॉम बेंजीन यहाँ पर हम हेलोजिनेशन करेंगे, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन ऐड करवाएंगे। कैसे, देखो जैसे हमारा बेंजीन का रिंग है, तो इसमें हम डाल देंगे Cl2, अब Cl2 डालेंगे FeCl3 के साथ या AlCl3 के साथ। सर इनको हम क्यों डालते हैं, देखो Cl2 को ऐसे लिखो, Cl2 को ऐसे लिख लो, Cl एंड Cl, तो ये जो FeCl3 होता है या फिर AlCl3, ये ना एक क्लोरीन को खा जाएंगे, ये दोनों का एक ही काम है, दोनों जैसे ही एक क्लोरीन को खा जाएंगे, तो यहाँ पर बचता है क्लोरीन पॉजिटिव, यहाँ पर एक क्लोरीन बचता है पॉजिटिव का, दो Cl है ना, यहाँ पर एक Cl ले रहा, एक Cl ले रहा, हमने Cl2 को ऐसे लिखा है Cl, तो होगा क्या, ये एक क्लोरीन खा जाएगा, एक Cl को ये खा जाएगा, तो बचेगा एक Cl, वो Cl यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो क्लोरीन ऊपर जुड़ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा हेलोअरीन। ये हमारा हेलोअरीन है बेटा, हेलोअरीन। इसका नाम क्या मुझे कमेंट में लिख के दिखाओ, क्लोरोबेंजीन, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोबेंजीन। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा ये पहला तरीका है। अच्छा सर अगर ब्रोमीन डालेंगे तो ब्रोमीन लग जाएगा, मान लो किसी ने Br2 डाल दिया, Br2, और यहाँ डाल दिया FeBr3, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर किसी ने यहाँ पर FeBr3 डाल दिया, यहाँ पर Br2 है, और यहाँ बेंजीन डाल दिया, बेंजीन, तो क्या बनेगा, ये जो FeBr3 है एक ब्रोमीन खा जाएगा, और बचा हुआ एक ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ लग जाएगा एक ब्रोमीन, ठीक है ना। तो इसका आंसर मुझे कौन बताएगा कमेंट में, टाइम को मार्क करो, कितने टाइम पर इसका नाम ये होगा, इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो, बोलो ब्रोमो, क्या समझ में आ गया, कमेंट करना है। तो ये हम पढ़ रहे बेटा प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन। अब प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन में इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको मैं बता दूं, ये BDC के बारे में अमाइंस चैप्टर में है, अमाइंस,
पर यहाँ पर थोड़ा बहुत ही है, तो बीडीसी के बारे में ज्यादा पढ़ाऊंगा अमाइंस चैप्टर में, अभी हल्का फुल्का जान लो, जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना ही बताऊंगा। बीडीसी का मतलब होता है बेंजीन, थोड़ा मैं खोल के दिखा दूं। बीडीसी का मतलब होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना, ये एक सॉल्ट होता है बेटा, सॉल्ट, ये सॉल्ट होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका ऐसा रूप होता है, रूप ये रहा, बेंजीन के ऊपर N2+Cl-, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यूज करना है, तो हमने कहा ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर पूरा एक डायग्राम बनाया तगड़ा सा, ठीक है। तो देखो हमारा, हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यूज करेंगे, ये रहा हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये हमारा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसके अंदर क्या है प्यारे बच्चों, देखो जादू, जादू क्या है, अगर CuCl डालेंगे और HCl डालेंगे, दोबारा बोल रहा हूँ CuCl HCl, तो क्या होगा, ये पूरा उड़ जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, और ये जो बेंजीन है उसके ऊपर Cl लग जाएगा, और Cl लगने का मतलब हमने हेलो ऑरियन बना लिया, बाकी ये जो N2 Fen2 है सब साइड हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। वैसे मान लो मैंने CuBr डाला और HBr डाला, तो ये पूरा गायब हो जाएगा, पूरा गायब होकर यहाँ पर Br लग जाएगा ऊपर, यानी सर ये पूरा गायब होता है, और हमने Br डाला तो Br लग गया, Cl डाला तो Cl लग गया, तो CuCl HCl CuBr HCl, और ये N2 जो है बाहर निकल जाता है, इसको बोलते हैं सेंड मियर रिएक्शन, एनसीईआरटी में इसका नाम है सेंड मियर रिएक्शन। वैसे ही प्यारे बच्चों, अगर अपने बीडीसी के अंदर, ये मेरा बीडीसी है, बीडीसी के अंदर मैं Ki डालूंगा Ki, तो ये पूरा उड़ जाएगा, ये पूरा उड़ जाएगा, और ऊपर मेरा आयोडीन लग जाएगा, आयोडीन उड़ के आयोडीन लग गया। ये इंपॉर्टेंट है, आयोडोबेंजीन, पक्का कोई मुझे याद कर रहा होगा, आज जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी छींक आती है, लोग ऐसे कहते हैं कि जब छींक आए तो कोई तुम्हें याद कर रहा होता है, चले जाएंगे, क्या हो गया, 1000 रुपए की बात है बस। सुनो ध्यान दो प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझना कि ये जो है बीडीसी में Ki डालेंगे तो आयोडीन लग जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब प्यारे बच्चों अगला रिएक्शन देखो, अगला क्या है, इस बीडीसी के अंदर, ये जो बीडीसी है N2+Cl-, इस बीडीसी के अंदर HBr4 और हीट करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट, इसका नाम होता है बाल्ज-शाइमन रिएक्शन, बाल्ज-शाइमन रिएक्शन इसका नाम होता है प्यारे बच्चों। वैसे प्यारे बच्चों लास्ट रिएक्शन जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर ये बीडीसी है और बीडीसी के अंदर हम डाल देंगे कॉपर HCl, इसी बीडीसी के अंदर कॉपर HCl डाल देंगे तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, और इसका नाम होता है गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन नाम होता है गटरमैन। तो गटरमैन में कॉपर HCl डलता है और सेंट मियर में डलता है CuCl HCl। तो फटाफट आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट कमेंट कर दो कि ये समझ में आया नहीं आया, बीडीसी का ट्रिक आपको समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट कमेंट कर दो अपना नाम, यहाँ का टाइमलाइन और सब मुझे समझ में आ गया, तभी अगली वीडियो आएगी। हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सो अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। अब ये हेलो अल्केन क्या होता है, जैसे CH3 CH2Cl, तो ये हेलो अल्केन है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करनी है हमें हेलो अल्केन की। पहला पोलर इन नेचर, इसकी बात हम कर चुके हैं, पोलर का मतलब होता है चार्ज सेपरेशन, तो इसके ऊपर माइनस होता है, इसके ऊपर प्लस होता है, किताब में कई बार ऐसे लिखते हैं S- S+, स्लाइड माइनस स्लाइड प्लस, इसको डेल्टा बोलते हैं ना, तो ये माइनस प्लस को लिखने का तरीका होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव इधर है पॉजिटिव इधर है, तो इसे लिखने का तरीका होता है, आप सिंपल समझो कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, बात खत्म। फिर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुलते नहीं है, पानी में सॉल्युबल नहीं होते, क्यों, कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अरे भैया ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रही, ये पानी के साथ बॉन्ड नहीं बना रही, तो ये जो है ना हेलो अल्केन इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल क्यों, क्योंकि वो बॉन्ड ही नहीं बनाते। अब भैया बॉन्ड नहीं बनाएगा तो डिसॉल्व कैसे होगा, ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं, इसलिए डिसॉल्व नहीं होते। अब क्या है अगला देखिए, लिखा है डेंसिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा, जैसे मैंने कहा 1 कार्बन, फिर मैंने कहा 2 कार्बन, मैंने कहा 3 कार्बन, मैंने कहा 3 कार्बन, तो जैसे जैसे कार्बन इसका बढ़ेगा इसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। वैसे डेंसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब फोर्थ पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल सही बात है, अगर किसी का मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, देखो इसका मास कम है, इसका मास बढ़ गया, इसका मास और बढ़ गया, तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा, 2 कार्बन यहाँ पर है, 3 कार्बन, जैसे जैसे मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा मॉलिक्यूलर मास के साथ, मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। एंड डिक्रीज विथ ब्रांचिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। तो ये तो समझ गए सर, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन डिक्रीज विथ ब्रांचिंग क्या मतलब है, देखिए जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक कंपाउंड है, देखना ध्यान से, मेरे पास एक कंपाउंड है ये, तो मेरे पास ये कोई कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH2Cl, तो अब ये स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट। और अगली बार देखो CH3 CH2Cl CH3 CH3, यहां पर देखो, यहां पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यहां पर देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यहां भी 4 कार्बन है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब सर बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होगा, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है डिक्रीज हो रहा है ब्रांचिंग के साथ। अगर ब्रांच हो जाए, ब्रांच ऐसे गोल मोल हो जाए, ब्रांच हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हो जाता है, क्योंकि ब्रांचेस में ना फोर्स कम हो जाते हैं, ब्रांचेस में फोर्स कम हो जाता है बेटा, ब्रांचिंग की वजह से फोर्स कम हो जाता है, फोर्स कम। वैसे आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हो जाता है, पर मैंने आपको बता दिया ब्रांचिंग की वजह से फोर्स कम हो जाता है, और फोर्स कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। आपको बस इतना याद रखना, जितना मैंने बताया इतना एनसीईआरटी में है, इतना आपको याद रखना है, और इसके ऊपर सिर्फ क्वेश्चन आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा कि ऐसे दे देंगे और ऐसा दे देंगे, बोलेंगे बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और ब्रांचिंग का कम होता है। चलिए जी, ये बात भी क्लियर हो गई। सर अगला टॉपिक बताओ, अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अल्काइल हैलाइड्स है। अल्काइल का मतलब मैं बता चुका हूं, अल्काइल का मतलब ये CH3 CH2Cl, ये है अल्काइल हैलाइड। तो लिखा है अल्काइल हैलाइड जनरली हैव मॉडरेट डाइपोल मोमेंट, इनके पास मॉडरेट मतलब ठीक ठाक, अच्छा खासा बीच का। अल्काइल हैलाइड जनरली है मॉडरेट डाइपोल मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। क्या मतलब है, देखिए ये जो क्लोरीन है, समझना ध्यान से प्लीज, ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मतलब इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचता है और खुद को माइनस कर लेता है, माइनस, और कार्बन जो है कार्बन खुद को प्लस कर लेता है। तो कार्बन जो क्लोरीन है अगर माइनस कर रहा है और कार्बन प्लस कर रहा है, तो हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है कि माइनस प्लस तो डाइपोल मोमेंट आएगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा है ना, तो वही वाली बात है कि अल्काइल हैलाइड जनरली हैव मॉडरेट डाइपोल मोमेंट ड्यू टू द
इसके पास डाइपोल मोमेंट होता है। क्यों? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस का मतलब क्या है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच के नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, हेलोजन मतलब क्लोरीन, इनके बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ये इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींच के नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए इसके पास डाइपोल मोमेंट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन-कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी की हमने बात करी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर बच्चों, अब हेलो अरेन के बारे में पढ़ना है एक-एक करके। तो जो हेलो अरेन है ऐसा होता है, हेलो अरेन प्यारे बच्चों ऐसा होता है, ठीक है जी। अब लिखा है इनसॉल्युबल वाटर ड्यू टू लार्ज हाइड्रोफोबिक बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन रिंग, जो बेंजीन का रिंग है हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी से डरना, पानी से दूर भागना, पानी से डरना। तो जो हमारा बेंजीन रिंग होता है पानी से डरता है, इसलिए पानी में वो घुलता ही नहीं है, सॉल्युबल नहीं होता है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद द साइज ऑफ द हेलोजन एटम। बिल्कुल सही बात है, साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। एंड विद द इंक्रीज इन अल्काइल ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, बहुत लॉजिकल बात है। अल्काइल ग्रुप अगर बढ़ेगा, मैंने बताया, देखो अगर CH3Cl है, अगली बार है CH3CH2Br Cl, तो देखो अल्काइल अगर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और अगर साइज बढ़ेगा हेलोजन का साइज बढ़ने का क्या मतलब है? मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास है CH3CH3Cl और अगली बार है CH3CH2Br, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट मोर होगा, क्योंकि ब्रोमीन बड़ा है। तो साइज अगर हेलोजन का ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और अल्काइल का साइज ज्यादा है, अल्काइल का मतलब कार्बन, सिंपल सी बात है, कार्बन की संख्या ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और हेलोजन बड़ा है, जैसे क्लोरीन छोटा होता है, ब्रोमीन बड़ा होता है, अगर ब्रोमीन बड़ा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी यार, ये तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए हमारे पास ना, समझिए हमारे पास जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, ध्यान से समझना, ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, डाइक्लोरो है, डाइक्लोरो। और दूसरी बार मैं ये बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से, ये। तो प्यारे बच्चों इसका नाम सुन लो, इसका नाम होता है पैरा, इसकी बात कर रहा हूं, इसका नाम होता है पैरा, इस वाले को हम पैरा बोलते हैं, पैरा, सुन लो। तो एक ऊपर क्लोरीन है और एक पैर के पास क्लोरीन है, पैर के पास, ठीक है, ऊपर क्लोरीन एक पैर के पास क्लोरीन है, इस वाले का नाम होता है ऑर्थो, ऑर्थो, ये ऑर्थो आइसोमर है, इस वाले को ऑर्थो बोलते हैं। जब यहाँ और यहाँ पे क्लोरीन है, इसको ऑर्थो बोलते हैं। तो लिखा हुआ है फॉर डाई हेलोजन, दो हेलोजन के लिए, फॉर डाई हेलोजन डेरिवेटिव, ये दोनों दूसरे के डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव, ये और दोनों एक जैसे ही है, बस इसको ऑर्थो बोलते हैं, इसको पैरा, इसको ऑर्थो आइसोमर, इसको पैरा आइसोमर। तो बोला है फॉर डाई हेलोजन डेरिवेटिव द पैरा आइसोमर हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। पैरा वाला का होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है जी। क्यों? बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल पैक मोर क्लोजली इन द क्रिस्टल लैटिस। क्या मतलब है? देखिए क्या कह रहा है कि ये वाला जो है ना, ये वाला है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये जल्दी पिघलेगा नहीं, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। रीजन क्या? रीजन ये है, ये अच्छे से पैक होता है, अच्छे से पैक होता है। जैसे अगर हम दीवार बनाते हैं, दीवार तो एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट, तीसरा ईंट, क्योंकि सारे ईंट एक जैसे है ना, सारे ईंट एक जैसे है, अच्छे हैं, तो अच्छे से पैक होते हैं, तो दीवार तोड़ना मुश्किल है। वैसे ही देखो ये सिमेट्रिक होता है, एक क्लोरीन ऊपर है तो एक क्लोरीन नीचे, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर की वजह से, मतलब एक क्लोरीन ऊपर है तो नीचे, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर की वजह से, सिमेट्रिक अच्छा स्ट्रक्चर होने की वजह से मॉलिक्यूल पैक मोर क्लोजली, मॉलिक्यूल अच्छे से क्लोजली पैक होता है, क्लोजली क्रिस्टल में, क्रिस्टल में अच्छे से पैक होता है, और अच्छे से पैक हो जाएगा, अच्छे से बॉन्ड बनाएगा, तो उसको मेल्ट करना मुश्किल होगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट। अब प्यारे बच्चों अगला फोर्थ पॉइंट है डाइपोल मोमेंट। अब इसको तो बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। देखो जो हमारे हेलो अरेन होते हैं ना, हमारे हेलो अरेन होते हैं, हेलो अरेन, आपको मैंने बताया था यहाँ पर रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस, ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर का ये जो इलेक्ट्रॉन है उठ के यहाँ आता है और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है। तो डबल बॉन्ड की वजह से, डबल बॉन्ड होता है छोटा, डबल बॉन्ड छोटा होता है, और जिसका बॉन्ड छोटा हो ना, आपने डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स में, P इक्वल टू Q इनटू में डिस्टेंस, ऐसा कुछ पढ़ा होगा, P इक्वल टू Q इनटू 2a, पढ़ा होगा ना ऐसा, या ऐसा पढ़ा होगा P इक्वल टू Q इनटू में 2l। अब सोचो अगर किसी का लेंथ छोटा हो जाए तो डाइपोल मोमेंट भी तो छोटा हो जाएगा, अगर किसी का लेंथ छोटा हो जाए तो डाइपोल मोमेंट छोटा होगा। और हम पीछे पढ़ के आए हैं कि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है जो छोटा होता है, छोटा। तो देखिए, तो लेंथ छोटा होने से डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। तो लिखा है डाइपोल मोमेंट, हेलो अरेन्स यूजुअली हैव लोअर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कम होता है, ठीक है ना, देन हेलो अल्केन से, इसके मुकाबले, इसके मुकाबले, इसके मुकाबले इसका कम होगा, कम, इसके मुकाबले इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, और जो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है वो छोटा होता है, और लेंथ छोटा हो गया तो डाइपोल मोमेंट भी छोटा हो जाएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं और गुस्से में बोल रहा हूं कि प्लीज बताओ ये समझ में आया कि नहीं। ये डाइपोल मोमेंट वाला टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कसम से बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कमेंट करके जाना प्लीज। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब टाइम आ गया है कि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी से डील करें। अब यहाँ पर ना बड़ा ध्यान से देखना, गजब गजब की बातें बताऊंगा। पहला क्या समझना ध्यान से, कि ये हमारा है एक हेलो अल्केन, इसके बारे में पता होगा, CH3CH2Cl, हेलो अल्केन। इस हेलो अल्केन को जब हम एक्वस KOH से रिएक्शन करवाएंगे, जब इस हेलो अल्केन को एक्वस KOH से रिएक्शन करवाएंगे ना, पता क्या होगा? देखो इसका नाम है डी हेलोजिनेशन। डी मतलब हटाना, हेलोजिनेशन मतलब ये एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, डी मतलब हटाना, हेलोजिनेशन हटाना हेलोजन को, तो इस क्लोरीन को हटाना पड़ेगा। तो क्लोरीन को हटाएंगे तो ये बन जाएगा CH3CH2। अब आपने क्लोरीन को हटाया है ना, तो आपको यहाँ का OH लगाना है, OH, तो यहाँ पर ये OH लग जाएगा। तो ध्यान रखना, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है कि जब हम एक्वस KOH डालते हैं तो क्लोरीन हट जाता है, OH लग जाता है। क्या दिक्कत है सर? सब आसान है। अगला है एल्कोहलिक KOH, फर्क है दोनों में, यहाँ पर है एक्वस और यहाँ पर है एल्कोहलिक KOH। अब ये जो एल्कोहलिक KOH होता है ये करता है डीहाइड्रो, ठीक से देखो, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। पर सुन लो, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी जाएगा, और डीहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन भी जाएगा और हेलोजन भी जाएगा, हाइड्रोजन भी जाएगा और हेलोजन भी जाएगा। तो क्या होगा? देखो समझना ध्यान से। तो होता क्या है, जैसे कि यहां से हेलोजन जाएगा, इस कार्बन से क्लोरीन चला जाएगा, तो ये बचेगा CH2, इस वाले कार्बन का क्लोरीन चला जाएगा, डीहेलोजिनेशन हो जाएगा।
और जो ये वाला कार्बन है, ये वाला, इसको हम अल्फा बोलेंगे तो इसको बोलेंगे बीटा। तो ये जो बीटा वाला कार्बन है, इसका हाइड्रोजन गायब होगा, हाइड्रोजन, तो ये भी बचेगा CH2। इसका एक हाइड्रोजन गायब होगा, CH3 है ना, तो ये बन जाएगा CH2 और इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहां पर होता क्या है, हाइड्रोजन भी जाता है और हेलोजन भी जाता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान देना कि अगर समझना ध्यान से, ये समझने से पहले आपको ट्रिक समझाता हूं। ट्रिक ट्रिक क्या है, ट्रिक ये रहा, ट्रिक याद कर लो कि नहीं मान लो कि किसी की शादी हुई है, नई शादी हुई है, जैसे मान लो मेरी नई शादी हुई है, ठीक है जी, और मेरी वाइफ सामने, और नई शादी हुई है, तो मैं चला गया, तो वाइफ क्या कह रही है, एजी नहीं, अभी दिन है, क्या बोल रही है, एजी नहीं, यानी कि जब भी कोई एजी वाला होगा ना, एजी वाला, तो हमें एन को देखना है, एन को, एजी नहीं, अभी दिन हो रहा है, ठीक है ना, तो इस बात को समझो। तो एजी नहीं ना, मतलब नहीं ना, तो अब देखो जैसे ये एजी वाला है, एजी वाला, तो हमने AgCN डाला है, AgCN, और हो क्या रहा है कि हमारे पास यहां पर क्या है, मैं आपको बता दूं, हमारे पास यहां पर है CH3 CH2 Cl, तो होना क्या है, देखो समझो, हमें Cl को हटाना है, इस Cl को हटाना है, तो Cl को हटा के ऐसे लिख देंगे CH3 CH2, तो हमने Cl को तो हटा दिया, लेकिन डाला क्या, डाला है CN, क्या डाला है, CN डाला है, हमने डाला CN है, पर ये NC हो जाएगा, NC। सर NC क्यों हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक कहता है, ट्रिक Ag नहीं, जब भी Ag हो तो रिएक्शन N से होगा, जब भी Ag हो तो रिएक्शन N से होगा। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पर Ag है ना, Ag, तो रिएक्शन हमने उल्टा करवाया, N से करवाया है, तो हमने यहाँ पर NC लिखा है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर है AgNO2, तो ये Cl हटेगा, तो Cl हट गया, तो CH3 CH2, अब ये Cl हट गया, अब Cl की जगह पर क्या आएगा, अब ये Cl हट चुका है, तो Cl की जगह पर आएगा हमारा NO2। क्यों, क्योंकि AG वाले में रिएक्शन आपको हमेशा N से कराना है, N से करवाना है, तो AG वाले में रिएक्शन हमेशा N से होगा। अब ये वाला देखो, ये वाला, अब ये नॉर्मल है, KCN नॉर्मल है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH2 सिंपल CN, अगर यहाँ पर Cl हटा है, ये Cl हटा है, तो सीधा सिंपल CN लग गया, AG वाले में N से रिएक्शन होगा, तो AG वाले में N से रिएक्शन हुआ है, लेकिन ये तो KCN है, सिंपल है, KCN, तो हमने C से रिएक्शन करवा दिया जी। अच्छा सर, इस वाले में क्या होगा, अब देखो ये है CH3 CH2, अब AG वाले में रिएक्शन N से हुआ है, N से, AG वाले में रिएक्शन N से हुआ है, तो यहाँ पर N से नहीं हो सकता, O से होगा, तो O2N बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर रिएक्शन O से होगा, यानी AG वाले में N से होगा, बाकी से उल्टे साइड से होगा। जैसे अगर यहाँ N से हो गया तो अगली बार यहाँ पर C से हुआ, यहाँ N से हो गया तो अगली बार यहाँ पर O से होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, AG नहीं, ठीक है, याद रखना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम समझेंगे, ये तो ट्रिक है, रीजन समझते हैं। रीजन क्या है, AG जो है, AG वाला बंदा हमेशा N से रिएक्शन क्यों कर रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं, N से रिएक्शन क्यों कर रहा है, क्योंकि कहा जाता है ये कोवेलेंट है, कोवेलेंट, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से N साइड इज मोर सुइटेबल, जो N साइड है मोर सुइटेबल है, लिखा हुआ है पढ़िए, N साइड इज मोर सुइटेबल फॉर अटैक, N साइड से रिएक्शन करना सुइटेबल होता है, इसलिए इसके अंदर रीजन क्या है, कोवेलेंट, ठीक है, कोवेलेंट। अब जो KCN वाले है, KCN वाले में C से रिएक्शन हुआ था और K वाले में O से रिएक्शन हुआ था, रीजन क्या है, ये होते हैं आयोनिक, और आयोनिक में क्या होता है, आयोनिक में समझिएगा, तो KCN के केस में C जो है अच्छा बॉन्ड बनाता है, C मेक्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद C जो है, मतलब क्या है, यहाँ पर देखो ना, कार्बन ने कार्बन के साथ बनाया, देखो यहाँ पर देखना ध्यान से, कार्बन ने कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया है, तो वही कह रहे हैं, जो आयोनिक वाले होंगे ना, KCN और KNO2, इसमें C से C का बॉन्ड अच्छा बनेगा, और दूसरा यहाँ पर O जो है, O, क्योंकि N तो AG वाले का है, तो O जो है, O ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ पर ऑक्सीजन अमीर होता है बॉन्डिंग करने के लिए, तो KNO2 इज आयोनिक एंड ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन रिच, ऐसे लिखेंगे, KNO2 आयोनिक है और KNO2 आयोनिक के साथ साथ ऑक्सीजन यहाँ पर अमीर है, तो ऑक्सीजन ही रिएक्शन करेगा, इसलिए K वाले में ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ है, देखो K वाले में ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ है, फटाफट नोट कर लो बेटा, डिटेल में बता दिया मैंने, आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं एनसीईआरटी से, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि अगर हम KOH डालेंगे, KOH, तो ये क्लोरीन हट जाएगा, और OH लग जाएगा, अभी हमने पीछे पढ़ा, लेकिन यहाँ पर एक पंगा है, क्या पंगा है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और आपको पता है डबल बॉन्ड मजबूत होता है, टूटता नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो जब हम OH डालेंगे OH, अब ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं होता है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये वाला रिएक्शन नहीं हो सकता, बेंजीन वाला रिएक्शन नहीं हो सकता कि यहाँ से Cl हट जाए OH लग जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान दो, उसके लिए हमें कंडीशन को हार्ड करना पड़ता है, हम KOH डालेंगे, NaOH या KOH एक ही बात है बेटा, तो KOH डालेंगे, 623 केल्विन का जुगाड़ करेंगे, टेम्परेचर हाई कर देंगे, हाई टेम्परेचर करने के बाद यहाँ पर हम प्रेशर भी हाई कर देंगे, 300 ATM प्रेशर। देखो नॉर्मल कंडीशन में ये काम नहीं हो रहा, तो हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, और एसिडिक मीडियम का इस्तेमाल करके हम क्लोरोबेंजीन के ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के पंगे को खत्म कर देंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड के पंगे को टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा के खत्म कर देंगे, अब हमारा OH बन जाएगा, इसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस बोलते हैं बेटा, डाउस प्रोसेस, ठीक है ना। तो नॉर्मल कंडीशन में क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन नहीं हो सकता, हमें एक्सट्रीम कंडीशन करना पड़ता है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं, देखिए, अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ये जो क्लोरोबेंजीन है, ये जो क्लोरीन है, ये आसानी से टूट नहीं सकता, तो हम नीचे NO2 लगा देते हैं, NO2, ये NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ मतलब निकालना, तो जब हम NO2 लगा देते हैं, NO2, तो NO2 ना इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर खींच लेगा तो ये बॉन्ड धीरे धीरे वीक बन जाता है, बॉन्ड क्या जाता है, वीक,
तो हमारा कम टेम्परेचर पे काम हो जाएगा। हम NaOH या फिर KOH डाल देंगे और कम टेम्परेचर पर ही हमारा काम हो जाएगा। पहले हमें 623 केल्विन पे काम करना पड़ रहा था, अब क्या है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को हटाने के लिए 443 पे ही हो जाएगा। यानी अब ये Cl हट जाएगा और OH लग जाएगा। यानी हम इलेक्ट्रॉन खींचने वाले बंदा लगा देंगे ना, तो इजीली हमारा काम हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पर हमने दो लगा दिया, हमने एक NO2 यहाँ लगा दिया, एक NO2 यहाँ लगा दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, NO2 इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड आसानी से खत्म हो सकता है। तो यहाँ पर Cl हट जाएगा और हमारा ये वाला OH लग जाएगा, वो भी कम टेम्परेचर पर 368 केल्विन पे। तो सर और क्या जुगाड़ किया जा सकता है? देखो एक और जुगाड़ किया जा सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एनसीईआरटी में दिए हुए सारे, कि अगर हम 3 जगह NO2 लगा दें, यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2 और यहाँ भी NO2, तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अब तो खाली हम गर्म पानी डालेंगे, गर्म पानी, अब हल्का सा गर्म पानी करके डाल देना है, तब भी ये Cl हट जाएगा और OH लग जाएगा। तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है और कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है। कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है, याद रखना। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, खींचता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे रिएक्शंस, है ना। कुछ गजबी ट्रिक बना दिया मैंने, यहाँ पे एक माइंड मैप बना दिया है। अपने कॉपी में भी प्लीज ऐसे ही बनाना, खुद से लिखोगे तभी सीखोगे। नोट्स तो देने को मैं दे दूंगा, लेकिन खुद से लिख के करने की बात ही अलग है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे कि हमारे पास क्लोरोबेंजीन है सेंटर में। अब पहला रिएक्शन, अब पहले एक बात को समझना, क्लोरीन ना, आपको मैं 100 बता चुका हूँ, क्लोरीन के ऊपर होता है इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं थोड़ा जूम करके भी आपको बता दे रहा हूँ। क्लोरीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो नीचे की तरफ आते हैं, नीचे। और जब क्लोरीन के ऊपर के इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। आर मतलब रेजोनेंस, रेजोनेंस बोलते हैं, रेजोनेंस। आप सब जानते हैं इस बात को। और रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के छींटे मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पहुंच जाता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पहुंचती है, तो ये हो जाता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की भीड़, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पहुंचती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पहुंचती है यहाँ, तो ये भी हो जाता है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। इसका नाम होता है ऑर्थो और इसका नाम होता है पैरा। तो रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन आता है। तो यानी अब जो रिएक्शन होगा ना, रिएक्शन हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पे होगा। तो यहाँ पर देखो, मैं करके दिखाता हूँ। देखो देखो, ये तो खुद ही क्लोरोबेंजीन है, समझना ध्यान से, ये खुद ही क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। और इसमें हम क्लोरीन डाल रहे हैं, Cl2 डाल रहे हैं, Cl2 FeCl3 की प्रेजेंस में। तो अगर हम Cl2 डालेंगे तो ये क्लोरोबेंजीन ऑर्थो एंड पैरा पर रिएक्शन करवाएगा। दोबारा बता रहा हूं, तो देखो ये ऑर्थो पर एक क्लोरीन लग जाएगा और पैरा पर एक क्लोरीन लग जाएगा। यानी ये खुद ही क्लोरोबेंजीन है, ये खुद ही क्लोरोबेंजीन है, मतलब मैं हूं क्लोरोबेंजीन। देखो ये मेरा सर है, ये मेरा क्लोरीन है, पर मैं अपने कंधे पर एक क्लोरीन लगाऊंगा और एक पैर पे भी लगाऊंगा, तो ऑर्थो पर भी लगाऊंगा और पैरा पे भी लगाऊंगा। अच्छा, ज्यादा आपको इससे समझ में आएगा, इस वाले रिएक्शन से ज्यादा आपको इससे समझ में आएगा। मान लो हमने डाल दिया CH3Cl AlCl3, तो आपको पता ही होगा कि ये जो AlCl3 क्या करेगा, AlCl3 एक Cl को खा जाएगा। अगर एक Cl को खा जाएगा तो बचेगा हमारे पास CH3। अब ये जो CH3 है, ये CH3 कहां का लगेगा, तो मैंने कहा था ऑर्थो पे लगेगा और पैरा पे लगेगा। तो ऑर्थो पे CH3 लग गया और पैरा पर CH3 लग गया, तो क्लोरोबेंजीन सेम टू सेम रहेगा, ऑर्थो पैरा पर CH3 लग जाएगा। फिर प्यारे बच्चों हमारे पास ये, इसको हम नाइट्रेशन कहते हैं, नाइट्रेशन। प्यारे बच्चों इसको नाइट्रेशन कहा जाता है। तो देखिए ये है क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन हम डाल रहे हैं कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो हमारा NO2 लग जाता है यहाँ पर ऑर्थो पर और पैरा पर, क्योंकि हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर बच्चों, ये हमने कर लिया जी, हाँ जी कर लिया। अब हमारा ये है, पर यहाँ तो गड़बड़ हो रखा है सर, यहाँ तो चलो कोई नहीं। अब देखो ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन में हमने क्लोरोबेंजीन ही डाल दिया, लेकिन हमने क्या डाला है, देखो हमने यहाँ पे डाला है 2Na ड्राई ईथर। तो जब क्लोरोबेंजीन में ही क्लोरोबेंजीन डाला जाता है 2Na ड्राई ईथर के साथ, तो इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन इसमें होता क्या, इसमें ये होता है कि ये वाला क्लोरीन, देखो पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन सोडियम के साथ चले जाते हैं। तो ये सोडियम, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन चले जाएंगे, तो बन जाएगा NaCl, 2NaCl, 2 क्लोरीन और 2 सोडियम। देखो 2 सोडियम और 1 क्लोरीन यहाँ का, 1 क्लोरीन यहाँ का, तो 2 NaCl बन जाएगा। अब बच क्या गया, बच गया 2 बेंजीन, एक ये वाला बेंजीन और एक ये वाला बेंजीन। तो ये दोनों बेंजीन मिलकर बना लेते हैं ऐसा कुछ, इसको बोलते हैं डाइफिनाइल या फिर बाइफिनाइल। तो इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। अब प्यारे बच्चों, फिटिक रिएक्शन के बाद हमारे पास ये है। अब ये क्या है कि अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है जी, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। ओके ओके। अब क्लोरोबेंजीन में हम डाल रहे हैं 2Na ड्राइथर CH3Cl। अब होता क्या है यहाँ पर प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से, कि ये 2Na, एक Cl और 2 Cl निकल जाएगा, तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, 2NaCl निकल जाएगा, 2NaCl निकल गया, तो क्या बचा हमारे पास ये बेंजीन बचा। ठीक है जी, ये बेंजीन बचा और बचा ये CH3। तो इस बेंजीन और CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, इसका नाम होता है वुर्ज फिटिक। तो आपको थोड़ा बहुत नाम भी याद रखना, किसको नाइट्रेशन बोलते हैं। अच्छा, इसका नाम क्या था, ये देखो, जब हम CH3Cl डालते हैं AlCl3 के साथ, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पर CH3 लगा है, तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा, प्लीज खुद से लिखना, तभी ज्यादा फायदा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है SN1 एंड SN2। अच्छा एक बात हूँ, आपको पता है ये रिकॉर्डिंग करते करते मेरे कितने घंटे हो गए, 4.5 घंटे से ऊपर। क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि पहले मैं लिखता हूँ, फिर मैं करता हूँ, थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, तो बहुत मेहनत लगती है। अगर इतनी मेहनत देख के भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, आप लॉजिकली सोचो, लाइक नहीं करोगे, वीडियो को हाइप नहीं करोगे, इतनी मेहनत के बाद भी मेरी मेहनत का कोई असर नहीं हो रहा आप पे, मतलब मेरी मेहनत का फल आप मुझे नहीं दोगे सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके, तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हो कि आपकी मेहनत का फल कर्मा आपको देगा? नहीं देगा। अगर आप मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं दोगे ना, तो आपकी मेहनत का फल कर्मा तो आप तो जानते हो कर्मा के बारे में, टाइम के बारे में। तो प्लीज सपोर्ट करो, इतना भी कठोर मत बनो, इतना भी कूल मत बनो, इतना भी निर्दयी मत बनो, निर्दयी, इतना भी कूल नहीं बनना है। क्यों करूँ सब्सक्राइब इसको, चल इसकी, इतना भी कूल नहीं बनना है।
समझे? अगर कोई आपके लिए जी जान से मेहनत कर रहा है, मैं अपनी फैमिली के लिए कामयाब होना चाहता हूँ। मैं अपनी फैमिली के लिए, मैं मेरे, आपको पता भी नहीं है, आज से अगर 7-8 साल पहले की बात देखी जाए ना, तो मैं गलियों में रेहड़ी से सब्जी बेचता था। हम 3-3 दिन तक खाना नहीं खाते थे, इस फैमिली बैकग्राउंड से हूँ मैं। और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक साम्राज्य खड़ा करना चाहता हूँ कि अच्छा क्वालिटी एजुकेशन डाला जा सके, दिया जा सके, कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मेरा भी फायदा हो, समाज का भी फायदा हो, सोचा है, तो आपको सपोर्ट करना बनता है, आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है? अभी मैं बहुत ज़्यादा, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें भी ली। जब नया-नया थोड़ा बहुत पैसा आता है तो आदमी कुछ-कुछ चीज़ें लेता है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ली, खुद के ऊपर बहुत सारा कर्जा भी कर लिया, लोन भी कर लिया 3-4 करोड़, तो मुझे आपके सपोर्ट की नीड है, ठीक है? तो अभी फिलहाल हम SN1, SN2 की बातें करते हैं। देखिए, तो SN1, SN2 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है ना? तो SN1, SN2, SN1 को हम ऐसे पढ़ेंगे, फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑर्डर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN1 में होता क्या है, पहले एक बार वो देख लो, फिर हम SN2 की बात करेंगे। इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक हेलो अल्केन होता है, ये हेलो अल्केन है, हेलो अल्केन, इसका मैकेनिज्म बाद में देखेंगे, हेलो अल्केन है, और यहाँ पर है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव वाला, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके इस पे अटैक कर देता है। ये हमारा हेलो अल्केन है, ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर देता है आगे से भी, और ये जाता है पीछे से भी अटैक कर देता है। ये न्यूक्लियोफाइल आगे से भी करेगा और पीछे से भी करेगा, तो जो OH माइनस है न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक कर देगा और पीछे से भी अटैक कर देता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ से क्लोरीन हट जाएगा, सुनना, क्लोरीन हट जाएगा, अभी मैकेनिज्म जानिए, क्लोरीन हट जाएगा, क्लोरीन हट जाएगा तो एक बार OH यहाँ पे लग जाएगा आगे, एक बार OH यहीं लग जाएगा, यहाँ पर OH लग जाएगा, और जिसने पीछे से अटैक किया है वो पीछे जाके लग जाएगा, पीछे लग जाएगा। तो ये होता है SN1 रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी तो हमने एक एग्जांपल देखा है कि क्लोरीन हटेगा, OH आगे और पीछे दोनों से लग जाएगा, तो ये SN1 है बेटा। लेकिन SN2 में क्या होता है, SN2 में, SN2 का मतलब होता है 2 मतलब सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, तो सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि ये जो OH है वो पीछे से जाके अटैक कर देता है, बस इसमें सिर्फ पीछे से, इसमें पीछे से अटैक करेगा, ये पीछे से लेगा, बस देखो OH माइनस जाएगा, पीछे से अटैक कर देगा। तो जब ये पीछे से जाके अटैक कर देगा ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये Cl हट जाएगा, Cl हट जाएगा और OH लग जाएगा। तो SN1 में दोनों चीजें होती है, आगे पीछे दोनों से, और समझ रहे हो, यहाँ पर दोनों से होती है, यहाँ पर सिर्फ पीछे से, तो यहाँ आगे पीछे दोनों से और यहाँ से पीछे से। अब इसका मैकेनिज्म जानते हैं फिर, और हम गहराई में समझेंगे मैकेनिज्म। पहले हम SN1 पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना, पहले हम SN1 पढ़ेंगे, SN1 थोड़ा उसके मुकाबले कठिन है, तो अभी हम SN1 पढ़ रहे हैं बेटा, SN1। तो SN1 का मैकेनिज्म क्या होता है, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म होता है। इसमें स्टेप 1 क्या होता है, देखो स्टेप 1 होता है कार्बोकटाइन फॉर्मेशन। ये कार्बोकटाइन फॉर्मेशन क्या है मैं बताता हूँ, देखो जो हमारा हेलो अल्केन है, हेलो अल्केन, इसका क्लोरीन हट जाएगा, क्लोरीन यहाँ से हट जाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। अच्छा ठीक है, तो कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव आता है तो यहाँ पर हम बोलते हैं ये कार्बोकटाइन है, कार्बोकटाइन, कार्बोकटाइन, ठीक है, ये कार्बोकटाइन है बेटा, क्योंकि तो हमने कार्बोकटाइन फॉर्मेशन कर लिया, कैसे, ये क्लोरीन हट गया तो Cl माइनस हट गया, यहाँ से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो बोलते हैं कार्बोकटाइन। तो पहला स्टेप होता है, SN1 पढ़ रहे बेटा, हम SN1, अभी हम SN1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ चुका है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ चुका है, पॉजिटिव है ना, इस वाले कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ चुका है, तो ये रहा पॉजिटिव। इस पॉजिटिव पे न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव वाला, न्यूक्लियोफाइल तो नेगेटिव वाला एक बार पीछे से जाके अटैक कर देगा और एक बार आगे से कर देगा। तो जब वो पीछे से करेगा तो यहाँ पर OH लगेगा, इसको इन्वर्जन कहा गया है, इन्वर्जन, इसका नाम रखा गया इन्वर्जन, क्योंकि ये पीछे से इन्वर्जन, और ये OH आगे जाके लगा है, आगे OH आगे पीछे दोनों से करना चाहता है, तो आगे पीछे दोनों से अटैक करना चाहता है, तो यहाँ इन्वर्जन और यहाँ रिटेंशन। अब ये दोनों 50-50% होते हैं, तो इसको बोलते हैं रैस्मिक मिक्सचर, रैस्मिक मिक्सचर। और ये जो प्रोसेस है, जो पूरा प्रोसेस है, इसको रैस्माइजेशन कहते हैं। तो रैस्मिक मिक्सचर और रैस्माइजेशन, इन्वर्जन क्या होता है जब पीछे से अटैक हो, रिटेंशन क्या होता है जब सेम जगह से अटैक हो, आगे से अटैक हो। तो बेटा ये हमारा SN1 पूरा हमने पढ़ लिया, अब हमें SN2 समझना है। तो सर आपने बोला कि SN2 में बैक साइड से अटैक होता है, बैक साइड से, बैक साइड से अटैक होता है, और तो मैकेनिज्म बहुत छोटा सा है, सिंपल है, कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। देखो कैसे होता है, मान लो यहाँ पर CH3Cl है, मैकेनिज्म समझना कि यहाँ पर CH3Cl है, CH3Cl, तो OH माइनस क्या है, सिर्फ पीछे से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा तो पता क्या होगा यहाँ पर, देखो तो CH3Cl ये रहा, यह है CH3Cl, CH3Cl, तो इसका बॉन्ड वीक हो जाएगा, वीक, क्योंकि OH जो है, OH पीछे से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो एक टाइम पर क्या आता है, देखो ये CH3Cl है, OH ने पीछे से अटैक किया, तो अब ये क्लोरीन का बॉन्ड वीक होकर टूट जाएगा, तो ये Cl माइनस हट जाएगा और पीछे OH लग जाएगा। बड़ा आसान मैकेनिज्म है, देखो OH गया पीछे से अटैक किया, तो OH पीछे से अटैक कर रहा है और Cl अभी आगे है, अब अगली बार में क्या होगा, Cl यहाँ से हट जाएगा, Cl यहाँ से हट जाएगा और ये बन जाएगा OH-CH3। यहाँ सिर्फ इन्वर्जन होता है, सिर्फ इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब पीछे से, इन्वर्जन मतलब पीछे से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ये समझना है कि SN1 और SN2 क्या है। तो ये तो मैकेनिज्म की बात हो गई, थ्योरी की बात हो गई कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एक बार दोनों तरफ से करेगा, आगे से पीछे से, एक बार सिर्फ पीछे से करेगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम वो बात करें कि SN1 SN2 में मेन एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हम एग्जाम पर्पस से बात करें मेरे दोस्तों, अगर हम एग्जाम पर्पस से बात करें तो SN1 होता है यूनिमोलिकुलर, SN1 होता है यूनिमोलिकुलर और SN2 होता है बाईमोलिकुलर। देखो SN1 है फर्स्ट ऑर्डर और SN2 है सेकंड ऑर्डर, अगर आपको याद हो तो इसको हम यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, इसको बाईमोलिकुलर बोलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है जिसमें हम बोलेंगे इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। देखो यानी यहाँ पर जो ये है फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर मतलब यूनिमोलिकुलर, ये है सेकंड ऑर्डर मतलब बाईमोलिकुलर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप इसका देखोगे, अब इसके स्टेप 1 में देखो, स्टेप 1 में सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड है। तो हम यही कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है।
लेकिन अगर आप इसमें देखोगे यहां पर देखोगे तो दोनों बंदे हैं, देखो CH3 भी है और OH माइनस भी है, CH3Cl भी है और OH माइनस भी है। पर यहां पर अगर आप देखोगे ना पहले स्टेप में तो यहां पर आपको सिर्फ CH3Cl दिखेगा, यहां पर OH नहीं है, इसमें OH दूसरे स्टेप में आता है, इसमें OH और CH3Cl साथ में ही है। तो इसको बोलते हैं कि देखो यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड अल्काइल अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा, दोनों की पावर पे डिपेंड करेगा। यानी SN2 में दोनों होते हैं, कहां गया SN2 में दोनों है, कहां गया SN2 में दोनों इकट्ठे हैं, OH भी है CH3Cl भी इकट्ठे ही काम कर रहे हैं। यहां पर अपना अपना ये CH3Cl अपना अकेला है और OH माइनस फिर बाद में आता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ अल्काइल हैलाइड यहां पर रिस्पांसिबल होता है पहले, और यहां पर दोनों साथ में ही रिस्पांसिबल होते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। यहां पर यूज होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहां पर H2O का इस्तेमाल किया जाता है रिएक्शन करवाने के लिए, H2O का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर अप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो पानी जैसा ना हो, जैसे H2O में होता है प्रोटॉन, H2O के अंदर होता है H+, तो इसको बोलते हैं प्रोटिक। H+ का मतलब है प्रोटिक। यहां पर होता है अप्रोटिक का मतलब यहां पर पानी नहीं है, यहां पर एसीटोन जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर पानी नहीं होना चाहिए, प्रोटिक नहीं होना चाहिए। जैसे यह है प्रोटिक, यह है अप्रोटिक मतलब यहां पर H+ नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है बेटा 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर से क्या मतलब है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। मान लो यहां पर ये CH3 है और CH3 है, यहां 3 CH3 तो ये होगा 3 डिग्री, और कहीं पर है एक बस, चलो यहां पर क्लोरीन है और यहां भी क्लोरीन है। देखो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री और इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक CH3 है, इसको 1 डिग्री बोलेंगे। तो ज्यादा रिएक्टिव हमारा 3 डिग्री होता है, 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। तो अगर 3 CH3 तो 3 डिग्री, 2 CH3 तो 2 डिग्री, है ना। तो और ये किस पे, ये सब चीजें किस पे चल रही थी, कार्बोकैटाइन पर। ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन से पता लगता है, ये कार्बोकैटाइन से पता लगता है, कार्बोकैटाइन से। तो मैंने आपको सिंपल बोला 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो ये कार्बोकैटाइन से पता लगता है। रिएक्शन में आपने देखा होगा कार्बोकैटाइन बनता है, कार्बोकैटाइन, तो ये कार्बोकैटाइन से पता लगता है कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, कौन सा स्लो होगा। तो रिएक्शन के बारे में पता लगता है कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी से। तो यहाँ पर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब यहाँ पर देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर उल्टा होता है, उल्टा 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है भीड़। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल मान लो यहाँ पर मैंने बनाया ये 3 डिग्री और यहाँ बनाया मैंने 1 डिग्री, तो ज्यादा रिएक्टिव ये 1 डिग्री वाला। रुक जाओ 1 डिग्री बना दूं एक बार, रुक जाओ। ये सिंपल, ये है 1 डिग्री, ये क्लोरीन है बेटा, क्लोरीन। तो CH3CH2Cl, तो ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो ज्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं, भीड़ देखते हैं, तो भीड़ यहाँ कम है बेटा, भीड़ यहाँ पे। स्टेरिक हिंड्रेंस का हिंदी मतलब है भीड़, भीड़ यहाँ पे कम है, कम भीड़। अगर कहीं पर कम भीड़ होगी तो यहाँ पर रिएक्शन ज्यादा होगा। तो SN2 में भीड़ को देखते हैं और SN1 में हम देखते हैं कार्बोकैटाइन को। तो ये SN1 SN2 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एक दो क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया। और कौन कौन चाहता है कि मैं क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊं, फटाफट मुझे कमेंट कर दो, फटाफट कमेंट कर दो। प्यारे बच्चों ऑलमोस्ट हम चैप्टर को एंड करने वाले हैं। थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, जैसे हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रह गया, वुर्ज रिएक्शन रह गया, और थोड़ा बहुत चीजें और रह गया जो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो हम पढ़ रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉइंट्स। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशन हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अ कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स। अगर एक कार्बन एटम बॉन्डेड है 4 डिफरेंट ग्रुप से, अ कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप इज कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन। क्या मतलब है समझाता हूं। देखिए हमारे पास एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम, और इधर A है, इधर B है, इधर C नहीं, इधर L है और इधर M है। तो चारों, इधर L है, L बेटा L, तो चारों के चारों अलग है। तो हम बोलेंगे इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? देखिए कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स असिमेट्रिक बोलेंगे, या उसको बोलेंगे कायरल कार्बन। यानी ये जो कार्बन है ये कायरल है, कायरल। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए इसको। सो प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है हमारे पास इनेंशियोमर्स। अब ये इनेंशियोमर्स क्या होता है? इनेंशियोमर्स आर मॉलिक्यूल्स, इनेंशियोमर्स आर मॉलिक्यूल दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो इनेंशियोमर्स आर मॉलिक्यूल्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो मैं कोई एग्जांपल देता हूं तो आप समझ जाओगे। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ई है, ई, और यह मिरर, यह मिरर। कोई ई नाम का मॉलिक्यूल है, ये मिरर है, जिसका मिरर इमेज ऐसे होगा। ये इसका, ये ई है तो इसका मिरर इमेज होगा। तो पढ़ना, इनेंशियर आर मॉलिक्यूल्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट कैन नॉट बी प्लेस्ड एग्जैक्टली ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। क्या मतलब है? अगर मैं इसको उठा के इसको समझना ध्यान से, जैसे कि ये इसका मिरर इमेज है। अब मैं सोचूं कि इसको उठा के, यार रुक जाओ, अब मैं सोचूं कि मैं इसको उठा के इस पर डाल दूं तो फिट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं फिट हो पाएगा? क्योंकि इसके दांत इसके दांत देखो, इसके दांत है इस तरफ, इसके दांत है इस तरफ, और इसके दांत है इस तरफ, तो ये एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं हो सकते। अरे गधो, इसका दांत है राइट में इस तरफ है और इसके दांत है लेफ्ट में इस तरफ, तो एक दूसरे के ऊपर फिट तो नहीं हो पाएंगे। तो इनेंशियोमर्स आर मॉलिक्यूल दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट कैन नॉट बी प्लेस्ड एग्जैक्टली ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर रख नहीं सकते उसको, एक दूसरे के ऊपर रख नहीं सकते। और इसको एक भाषा में बोले तो बोलते हैं नॉन सुपर इंपोजिबल। नॉन सुपर इंपोजिबल का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं हो सकता। ठीक है, चलो मैं आपको सुपर इंपोजिबल का मतलब समझाता हूं। पहले सुपर इंपोजिबल का मतलब क्या होता है? इंपोजिबल, सुपर इंपोजिबल का मतलब ये होता है कि मान लो ये मिरर है, मिरर, और यहां पर है ए। तो अगर इसका हम इमेज बनाएंगे, इसका इमेज बनाएंगे, तो वो भी ऐसा ही बनेगा।
ये भी मिरर है, तो देखो इसका इसका इमेज सेम है, तो ये एक दूसरे के ऊपर फिट हो सकते हैं। अगर ये फिट हो गए तो उसको बोलेंगे सुपर इंपॉसिबल, सुपर इंपॉसिबल। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं नॉन सुपर इंपॉसिबल। तो इनेंशियोमर्स होते हैं नॉन सुपर इंपॉसिबल, एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं हो सकते। तो इनेंशियोमर्स होते हैं, क्या होते हैं, मिरर इमेज, मिरर इमेज जो सुपर इंपोज नहीं हो सकते। अच्छा, अब हमें ये वाला चीज पढ़ना है, क्या है देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है, देखिए मैं कहता हूं मेरे पास यहां पर कंपाउंड है, कंपाउंड, ये कोई कंपाउंड है, ये कोई कंपाउंड है, और यहां से कोई लाइट आ रही है, इस लाइट का नाम होता है पीपीएल, इस लाइट का नाम होता है पीपीएल। पीपीएल का मतलब होता है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। तो ये कोई कंपाउंड है और मेरे पास है पीपीएल। अब क्या हुआ, ये जो पीपीएल है, ये पीपीएल इस कंपाउंड में गया, पीपीएल कहां गया, कंपाउंड में गया, ध्यान देना, पीपीएल जो है कंपाउंड में गया, छोड़ो, ये जो पीपीएल है, पीपीएल, ये जो पीपीएल है, पीपीएल कंपाउंड में गया, और कंपाउंड से निकल के क्या हुआ, कंपाउंड से निकल के रोटेट हो गया ऐसे, ठीक है ना। तो कंपाउंड दैट रोटेट्स पीपीएल, ऐसा कंपाउंड जो पीपीएल को रोटेट कर दे, ऐसा कंपाउंड जो पीपीएल को रोटेट कर दे, सुनो, ऐसा कंपाउंड जो है पीपीएल है उसको रोटेट कर दे, रोटेट कर दे, कंपाउंड दैट रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसको पता है हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड दैट रोटेट्स, ये कंपाउंड है जो पीपीएल को रोटेट कर रहा है, उसको पता है हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो एक कंपाउंड जो रोटेट करे उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन होते हैं, जो रोटेशन कर दे, लाइट का रोटेशन कर दे, ये लाइट है पीपीएल, लाइट का रोटेशन कर दे, उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब देखिए, अगर रोटेट हुआ है लाइट राइट में, अगर इधर रोटेट हुआ है राइट में, देखो ऐसे था, ये ऐसे था, अब ऐसे रोटेट हो गया राइट में, राइट में, तो बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और मान लो ऐसा हुआ होता, ऐसा हुआ होता कि ये कंपाउंड है और ये पीपीएल है, पीपीएल, और ये ऐसे रोटेट हो गया, ऐसे, मतलब पहले ये खड़ा था, पहले ये खड़ा था, अब लेफ्ट में रोटेट हो गया है, और लेफ्ट में रोटेट हो जाए तो हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, रोटेट्स लाइट टू द लेफ्ट। अगर लाइट लेफ्ट में रोटेट हो तो लीवो रोटेटरी बोलेंगे, और राइट में हो तो डेक्स्ट्रो बोलेंगे, और जो कंपाउंड ये कर रहा है उसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। फटाफट नोट कर लो। अब प्यारे बच्चों, छोटे छोटे डेफिनेशन देखो, व्हेन अ प्रोडक्ट फॉर्म्स विद द अपोजिट 3D अरेंजमेंट, अपोजिट, अपोजिट मतलब क्या है कि मान लो क्लोरीन इधर था पर OH इधर लग गया, क्लोरीन इधर था OH पीछे लग गया, तो 3D अरेंजमेंट जब अपोजिट हो जाए तो उसको इन्वर्जन कहते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूं। और इन्वर्जन बहुत जगह पे होता है, मैनी अल्काइल अराइल शोज दिस बिहेवियर, बहुत जगह इन्वर्जन होता है, बहुत जगह इन्वर्जन। और रिटेंशन क्या होता है, जब सेम जगह पर लग जाए तो रिटेंशन कहते हैं, मैंने बता चुका हूं पहले। अब इफ अ रिएक्शन गिव्स 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन, उसको रेसमाइजेशन कहते हैं। और रेसमिक मिक्सचर जो प्रोसेस है उसको रेसमाइजेशन, और उसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। आई होप आपको समझ में आया हो, मेरे प्राण निकल गए समझाने में। एक बार कमेंट कर दो कि सर हाँ ये टॉपिक रेसमाइजेशन, रिटेंशन, इन्वर्जन मुझे समझ में आ रहा है। अब प्यारे बच्चों, ये तो आपको खुद ही पढ़ना चाहिए, यूज ऑफ हेलो अल्केन, फिर मैं पढ़ा दे रहा हूं जल्दी जल्दी। देखिए हमारे पास है CH2Cl2, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोइथेन। तो डाइक्लोरोइथेन कहां यूज होता है, तो लिखा है देखो, यूज इन एरोसोल्स, प्रोपेलेंट, है ना, पेंट रिमूवर में यूज होता है। तो लिखा हुआ है कि भैया CH2Cl2 है वो एरोसोल में यूज होता है एज अ प्रोपेलेंट, ठीक है ना। अब ये खुद पता कर लेना भाई, प्रोपेलेंट क्या होता है। एरोसोल मतलब मैं बता रहा हूं, रॉकेट में इस्तेमाल होता है, कुल मिला के रॉकेट में इस्तेमाल होता है ताकि रॉकेट को धक्का मिल सके, रॉकेट को धक्का लगने के लिए एरोसोल्स यानी रॉकेट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है एज अ प्रोपेलेंट, मतलब प्रोपेल करने के लिए, धक्का मारने के लिए, ठीक है ना। और पेंट रिमूवर में भी हम इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको ज्यादा ब्रीथिंग सो मच, अगर इसको ज्यादा सूंघ लेंगे तो हमें नौसिया हो जाएगा या डिजीनेस, हमें चक्कर आने लग जाएगा, हम गिर जाएंगे, टपक जाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि इसका यूज है। फिर है हेलोफॉर्म्स। हेलोफॉर्म्स, हेलोफॉर्म्स क्या होता है, CHX3, CHX3 मतलब CHCl3, CHI3, ये हेलोफॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें होता है 3 हेलोजन होता है, ट्राई हेलोजन, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, यानी 3 हेलोजन होता है, CHCl3, CHI3। दिस आर ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, ये लोग मीथेन से बने हैं। मीथेन मतलब एक CH4 को मीथेन कहते हैं। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इस CH4 में अगर हम CHI3 कर देंगे, यानी 3 हाइड्रोजन को भगा देंगे, 3 हाइड्रोजन को, तो CHI3, या फिर हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन को भगा के, 3 हाइड्रोजन को भगा के क्लोरीन लगा देंगे तो CHCl3 बन जाएगा। तो ये मीथेन से हाइड्रोजन को निकाल के हम बनाते हैं, 3 हाइड्रोजन लगाते हैं, 3 हाइड्रोजन को निकाल के 3 हाइड्रोजन लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म का बनता है जब CHOX3 हो। दीज आर ट्राई हेलोजन, ये 3 हेलोजन से बनता है, मीथेन में 3 हेलोजन से बनता है। मीथेन में जब हम 3 हेलोजन लगा देते हैं, एग्जांपल क्या एग्जांपल है, देखो आपका ये रहा क्लोरोफॉर्म, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, CHI3 को आइडोफॉर्म बोलते हैं, और आइडोफॉर्म को एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल करते हैं दवाइयों में, मेडिसिन में एंटीसेप्टिक की तरह इस्तेमाल करते हैं। और देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये रहा कि ये जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है प्यारे बच्चों, क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3, ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफॉर्म का मतलब है CHCl3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। अरे यार ये सब तो आपको खुद पढ़ लोगे ना, इसलिए मैं दिल से नहीं पढ़ा रहा, खाओ अपनी पढ़ लोगे खुद से, यार परेशान कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भगवान। अरे भाई क्या क्या पकड़ू तुम्हारा, ये बताओ ताकि तुम खुद से पढ़ लो, क्या पढ़ लो बताओ, ऐसा में पढ़ लेना खुद से, लिखा हुआ है पूरा, थियोरी बढ़िया से दिया हुआ है एकदम अच्छे लैंग्वेज में। ये इंपॉर्टेंट देखो, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 को हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, है ना। ये हेलोफॉर्म है, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म्स का मतलब है कि CH और X मतलब हेलोजन, और क्लोरीन लगा दे उसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ऑलवेज कैप्ट इन डार्क बोतल्स, इसको डार्क बोतल में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरा डार्क करके, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में जो क्लोरोफॉर्म है चेंजेस इनटू वेरी पॉइजनस गैस, फोस्जीन, 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 ठीक है ध्यान रखना। तो ये जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म
ये जो क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म लाइट के कांटेक्ट में आके, क्लोरोफॉर्म लाइट के कांटेक्ट में आके फोस्जीन गैस बनाता है, जो बहुत ही क्या होता है, पॉइजनस होता है। तो क्लोरोफॉर्म को धूप में नहीं ले जाना चाहिए। धूप में अगर हम क्लोरोफॉर्म को ले जाएंगे तो गैस बन जाएगा, पॉइजनस गैस बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है किसी भी हाल में। प्यारे बच्चों, अगला यूज है हमारे पास डीडीटी। ये डीडीटी क्या होता है, देखिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी। डीडीटी के बारे में पढ़ते हैं। ये होता है स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है ना, ये बहुत तगड़ा इंसेक्टिसाइड होता है। इट्स स्ट्रक्चर इज 111 ट्राइक्लोरो 22 बिस 4 क्लोरोफिनाइल इथेन। इसका स्ट्रक्चर बड़ा अजीब सा होता है, याद कर लेना इसको, इसको याद कर लेना डीडीटी के बारे में। डीडीटी को क्या बोलते हैं, 11 ट्राइक्लोरो 22 बिस 4 क्लोरोफिनाइल इथेन। तो जो डीडीटी है, डीडीटी इंसेक्टिसाइड होता है, पहले इसका इस्तेमाल करते थे इंसेक्ट्स को मारने के लिए। और डीडीटी का जो स्ट्रक्चर है, क्या डीडीटी का फुल फॉर्म ये है। अब देखो भाई, मैं तो आपको यूज है, ये टॉपिक तो मैं पढ़ाता भी नहीं हूं, मैं तो आपको पढ़ा भी रहा हूं कि बच्चे खुद कर लेंगे। फिर आगे देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। CCl4 का इस्तेमाल करते हैं आग बुझाने वाली चीज में, आग बुझाने वाले में CCl4 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसका कॉमनली इसको पायरीन के नाम से जानते हैं, पायरीन। तो CCl4 क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होता है, पायरीन बोला जाता है। अच्छा, एक है हमारे पास फ्यूरॉन 12 CF2Cl2, इसको बोलते हैं फ्यूरॉन 12, यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट इन कूलिंग सिस्टम, यानी कि ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं फ्यूरॉन 12 को, CF2Cl2 को कूलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब प्यारे बच्चों, लास्ट छोटे छोटे टॉपिक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में आपका स्वागत है, ठीक है जी। तो टॉपिक का नाम क्या देखिए, रिएक्शन विद मेटल। अगर ये हमारे पास एक हेलो अल्केन है और इसका हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएं, मेटल मतलब सोडियम मैग्नीशियम, तो फिलहाल सोडियम वाला हमारे सिलेबस में है ये वाला। तो अगर हम सोडियम का रिएक्शन सोडियम से करवाते तो पता क्या होता है, 2Na और ये Cl, 2Na और Cl निकल जाता है, 2NaCl निकल जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, यहाँ पर CH3 बचेगा। देखो समझो, 2Na और Cl निकल जाएगा तो बचेगा CH3 है, 2 बार CH3 बचेगा। तो 2 बार CH3 का मतलब है CH3। इसको वुर्ज रिएक्शन कहा गया, वुर्ज रिएक्शन कहा गया। यानी सर कुछ भी नहीं होता, CH3Cl में 2Na डालेंगे तो Na और Cl निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, बचेगा CH3, तो CH3 2 बार लिख देंगे, CH3, बस बात खत्म। तो इसको बोलते हैं रिएक्शन विद मेटल। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, ये भी मेटल के साथ रिएक्शन है, पर ये स्पेशल है। देखो, जब भी आप CH3Cl को या किसी भी हेलो अल्केन को Mg के साथ रिएक्शन करवाओगे, Mg ड्राइथर, तो ये ऐसा बन जाएगा CH3MgCl, जहां पर ये पार्ट नेगेटिव होता है, ये पार्ट पॉजिटिव होता है। इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमें इतना ही पढ़ना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमें इतना ही पढ़ना है बेटा अभी, फिर आगे अगले चैप्टर में आएगा। फिलहाल हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताना है कि CH3Cl Mg का रिएक्शन करवाएंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक खास बात है जो आपको ध्यान देना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हम ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान देना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम ऐसे लिखते हैं, देखो ध्यान से समझना, हम ऐसे लिख रहे हैं, R की जगह पर हम लिख रहे हैं CH3, Mg की जगह पर हम Mg लिख रहे हैं, और X की जगह पर हमने क्लोरीन लिखा है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम ऐसे लिख रहे हैं CH3MgCl, तो इसको RMgX कहा जाता है, RMgX। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CH3 माइनस होता है, Mg वाला पॉजिटिव होता है। आप कहते हैं कि इसको पानी से दूर रखना चाहिए, पानी से दूर, मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए, मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए। क्यों? अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मॉइस्चर की प्रेजेंस में आएगा, मॉइस्चर मतलब H2O, तो H2O की प्रेजेंस में आएगा तो पता क्या होगा, देखो H2O को कैसे लिख सकते हैं हम, OH माइनस H+, H2O को तोड़ दिया मैंने बेटा, OH माइनस H+, तो पता क्या होगा, देखो फील करना, इस बात को फील करना, ठीक है। देखो यहाँ CH3 माइनस है और यहाँ पर है H+, तो ये बन जाएंगे CH3 माइनस और H+, तो ये बन जाएंगे CH4, क्या बन जाएंगे, CH4 बन जाएंगे बेटा। तो ये CH3 का माइनस और ये H का प्लस, CH4 बन जाएगा, CH4। अब क्या बच गया, अब ये बच गया, देखो OH माइनस बचा यहाँ पर और ये बचा MgCl, तो MgOH और Cl, तो MgOH और Cl साथ में हो जाएंगे और ये बन जाएगा अल्केन। क्या बन जाएगा, अल्केन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पानी से दूर रखना चाहिए। क्यों? पानी से दूर नहीं रखेंगे तो ये पानी से रिएक्ट कर जाएगा, पानी से रिएक्ट करके ये दोबारा अल्केन बन जाता है, अल्केन। तो मैं आपसे बता रहा हूं, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कीप अवे फ्रॉम वाटर, कीप अवे फ्रॉम मॉइस्चर, हमें मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए। क्यों मॉइस्चर से दूर क्यों रखना चाहिए? अगर हम इसको मॉइस्चर के पास ले जाएंगे, अगर हम पानी के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, पानी के अंदर होता है OH माइनस H+, तो ये H+ चला जाएगा CH3 के पास, तो ये बन जाएगा CH4, और OH माइनस, OH का जो माइनस है, माइनस चला जाएगा इस प्लस के पास, Mg के पास, तो MgOH, तो कोई फायदा थोड़ी है। इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पानी से दूर रखना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगर इस चैप्टर में कोई बात रह गई है तो अगले चैप्टर में है, ऐसा मान लो, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक को ऐसे ही पढ़ाता हूँ। बाकी मैंने बहुत मेहनत की है, अगर मेरी मेहनत आप तक पहुंची है तो प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, वरना कर्मा आपको, हे भगवान, बहुत मेहनत की है, प्लीज सपोर्ट, बस मैं हाथ जोड़ के सपोर्ट मांग रहा हूँ, सपोर्ट करो। अब टीचर अपने गुरु से हाथ जोड़वा रहे हो सपोर्ट करवाने के लिए, चलो कोई बात नहीं, जिसके दिल में दया होगी वो सब्सक्राइब करके जाएगा, जिसके दिल में दया नहीं है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, सब हिसाब लिखा जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो। और सीरीज कंटिन्यू करना चाहते हो तो लास्ट तक आए हो तो कमेंट करके जाओ कि हाँ सर ये सीरीज कंटिन्यू होना चाहिए। लव यू।